हेलो एवरीवन। आज अब हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है सर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर आप अगर लिख देना वेरी 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 इजी, तो कहीं से अतिशयोक्ति या जिसको कहते हैं बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना नहीं होगा, क्योंकि इससे इजी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दूसरा कोई नहीं मिलेगा। सर इंपॉर्टेंट तो सारे टॉपिक हैं, बट इसमें ना इजी का भी फ्लेवर है। सर कैसे? आइए अब एक घर को समझते हैं। एक घर के समझने के लिए अगर हमारे चैप्टर का नाम पहले देखें, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब किसी घर से आपको क्या इनकम हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। सर अगर किसी इंसान का घर है तो घर है तो दो चीजें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है सर? किसी भी इंसान का घर है तो घर के साथ ही हो सकता है, तो वो घर में खुद रह रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड जिसको कहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड खुद रह रहा होता है, या तो फिर वो किसी को रेंट पे दिया होता है। यही दो काम हो सकते हैं सर घर के। हाँ, ये बात तो आपने सही किया। अभी हम ऑफिस बिल्डिंग वगैरह की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की बात हो रही है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका नाम हाउस प्रॉपर्टी है। तो आप वो ऑफिसेस, वो जो ऑफिस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स शॉप्स जो रेंट पे देते हैं, पहली चीज तो ये आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, ठीक है सर। देखिए हम आपको जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं बच्चे, इसमें क्या होगा, जितने भी आप कंफ्यूजन के एरिया जितने भी आपके आते हैं, उन सब चीजों को टारगेट करके बस यहाँ पे मैं बात बताऊंगा अभी। ठीक है सर। तो सर घर दो तरीके की आए गए, एक आ गया सेल्फ ऑक्यूपाइड और दूसरा आ गया रेंटल। तो जहां जहां क्वेश्चन में सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी वहां ज्यादा आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, वहां सिर्फ एक चीज आती है, इस घर को बनाने के लिए जो आपने लोन लिया उस पे इंटरेस्ट ऑन लोन, सिर्फ यहाँ पे ये एक चीज आती है और कोई बात नहीं पूछता है यहाँ पे। बट सर अगर रेंटल है तो आपसे डिफरेंट तरह के कैलकुलेशंस करवाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई सर। अच्छा सर, कोई एक एसएससी है, कोई एक एसएससी है, मिस्टर राजू हैं, ये राजू हैं, राजू गुस्सैल आदमी है। ये राजू कितने घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकता है? माना जाता है कोई भी व्यक्ति दो घर एज एन सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकता है, किसी भी दो घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकता है। और अगर उसके पास तीन घर हैं, एक घर ये है, एक घर ये है, एक घर ये है, तो किसी भी दो घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाएगा, तीसरे को क्या कहा जाएगा? लेट आउट। अगर लेट आउट नहीं भी है तो इसको भी मान लिया जाएगा डीम्ड टू बी लेट आउट। ओके, हाँ सर, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब हम आगे बात करेंगे सर, आगे बात करेंगे, बिल्कुल आगे हम इस सिनेरियो में बात करेंगे। लेट अस अज्यूम, लेट हम इसको अज्यूम करते हैं कि ये जो घर है हमारा सर, ये जो घर है हमारा सर, ये घर लेट आउट है। इसके बेसिस पे कुछ कैलकुलेशंस पे हम जाते हैं। अब सर अगर ये घर मेरा लेट आउट है तो क्या कंडीशंस आ रही हैं? हम अगर लेट आउट किए मतलब हम घर किराए पे दिए हैं। अगर हम घर किराए पे दिए तो हमको क्या होगा? इससे रेंटल इनकम आएगी। हाँ सर, इससे अब तो आपकी रेंटल इनकम आएगी। बस इसी रेंटल इनकम के ऊपर की टैक्सेबिलिटी हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, जिसका नाम है इनकम हाउस प्रॉपर्टी। तो सर अब यहाँ पे हो क्या सकता है? रेंटल इनकम। अब ये जो कि राजू था, तो राजू तो बड़ा चालाक आदमी था, राजू खूब चालाक था, इससे ना जीत पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। तो राजू जो है क्या कभी अपना रेंटल सही दिखाएगा, राइट रेंटल दिखाएगा? सर क्योंकि ये रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है, अगर ये शॉप होती मेरी या कोई ऑफिस होता, तो इस शॉप और ऑफिस के मालिक को टू रेंट दिखाना होता अपने पीएल अकाउंट में, तब तो ये सही, हमें तब सही आंकड़ा, सही अमाउंट पता चल जाएगा रेंटल का क्या है। बट एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए रेंटल का सही अमाउंट कभी नहीं पता चल पाता है। तो इसके लिए भी इनकम टैक्स एक्ट के हाउस प्रॉपर्टी में कुछ चीजें बताई गई कि आप रेंट को कैसे बताएंगे कि क्या होगा। अब आप थोड़ा देखिएगा इधर, सर कैसे पता करेंगे? मैं इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता हूं। हाँ सर, बढ़ा लीजिए। जब भी आपके पास एक फॉर्मेट आएगा, एक फॉर्मेट जिसको आप चाहें तो यहाँ लिखना चाहें तो लिख लीजिए। देखिए आप इस फॉर्मेट को लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, किंतु परंतु लेकिन आपको ये लिखना ही लिखना है। आप देखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, आपके पूरे सिलेबस का, पूरे चैप्टर का इवन यही सार है, पूरे चैप्टर के बारे में आप लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे कंप्यूट की जाती है? जनरेट तो अपने आप ही हो रही है, तो इसका एक प्रोफार्मा है। सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखते हैं सर? यहां पे हम लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ
कंपुटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएवी मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो आएगी आप उसको लिख लीजिए। अगेन आपको नहीं समझ में आया, मैं फिर से आपको बताऊंगा, यहाँ पे बातें बार बार बताई जाएंगी, आप लिखिए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब होता है कि कितनी एनुअल वैल्यू उसकी रही होगी। ठीक है, ठीक है सर। आइए यहाँ पे आप लिखिए कंपुटेशन ऑफ, मैंने मार्कर थोड़ा बस मोटा किया है, कंपुटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये जो वैल्यू आ गई उसको आप यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद कुछ चीजें से डिडक्ट होती हैं, जिसमें आता है लेस। लेस क्या करते हैं? लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। क्या करते हैं सर? म्युनिसिपल टैक्सेस। क्यों सर? म्युनिसिपैलिटी को कुछ टैक्स पे कर रहे होते हैं, वो टैक्स आपके होते हैं एज लाइक सीवरेज के लिए टैक्स आपने किया, वाटर के लिए किया, हाउस टैक्स आता है, हाउस टैक्स तो आप सबने सुना होगा, हाउस टैक्स, सीवरेज टैक्स एंड ऑल दैट। इस टाइप के टैक्सेस जो हो गए ना, ये होते हैं म्युनिसिपल टैक्स। तो म्युनिसिपल टैक्स आपने जो पे किया है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से डिडक्ट कर दिया जाता है। ठीक है सर, म्युनिसिपल टैक्स जो हमने पे किया है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से डिडक्ट कर दिया जाता है। अब ये डिडक्ट होने के बाद यहाँ पे आपकी फिगर आई, उसको पता है क्या बोलते हैं? बोलो बोलो सर। उसको बोलते हैं सर नेट एनुअल, नेट एनुअल, एनुअल लिख दिया सर आपने, तो नहीं लिखा तो एनुअल ही था, वो लग एनुअल रहा था। नेट एनुअल वैल्यू इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट एनुअल वैल्यू। सर नेट एनुअल वैल्यू जब हमें पता चल गई तो इसके बाद भी सर कुछ डिडक्शंस मिलते हैं, जिसको कहते हैं लेस डिडक्शंस। लेस डिडक्शंस। सर डिडक्शंस क्या मिलते हैं? सर डिडक्शंस का यहाँ पे बड़ा मजेदार चीज है, आपको जो डिडक्शंस मिलेंगे वो मिलेंगे अंडर सेक्शन 24, जो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है, यहाँ पे लिखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है एट द रेट 30% का। जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है एट द रेट 30% का। सर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% का क्या होता है? सर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% का क्या होता है? आइए मैं ये भी बता देता हूँ क्या होता है। अब देखिए ये एक घर है, ये आपका एक घर है। सर हाँ ये घर तो है, इस घर की आप पेंटिंग करवा रहे हैं, इस घर में आपने पेंटिंग करवाई थी तो आपको पैसा लगा था। सर इस घर में ना कांच टूटे, नॉर्मल वियर एंड टियर हो गए, तार बदलवाने पड़ गए, बिजली का कुछ खर्चा आ गया, बिजली बिल नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजली के वायर्स टूट गए, नल टूट गई, कुंडी टूट गए। इसका मतलब सर घर में नॉर्मल वियर एंड टियर होता रहता है, घर की मेंटेनेंस के लिए हम पेंटिंग कराते रहते हैं, ये सब चीजें सर होती रहती है। ऊपर से सर ये बात घर पे जो वैल्यू बन गई आज के, मान लीजिए आज जो बनी, इस घर पे कुछ डेप्रिसिएशन भी तो लग रहा होगा सर। हाँ तो सर उसी चीज की डिडक्शन आपको यहाँ पे दे देता है कि स्टैंडर्ड वे में कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जितनी भी आपकी नेट एनुअल वैल्यू आई है उसका 30% डिडक्शन आपको दे देगा स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से। ठीक है सर, एक और डिडक्शन सर आपको देता है, सोचिए सर। दूसरी डिडक्शन देखता है, ये जो मिस्टर राजू है ना, ये बड़े परेशान थे घर कैसे बनेगा, तो ये चले गए बैंक के पास और बैंक ने इनको घर बनाने के लिए लोन दे दिया। तो घर बनाने के लिए लोन दिया बैंक ने, इन्होंने घर बना दिया। अब ये बैंक को क्या क्या दे रहे होंगे? लोन के बदले में बैंक को ये क्या क्या दे रहे होंगे? सर दो चीजें दे रहे होंगे। एक तो लोन जितने दिया था उसका प्रिंसिपल पार्ट दे रहे होंगे, और दूसरा लोन पे लगने वाला इंटरेस्ट दे रहे होंगे। तो आपके इसमें हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट पे भी इन्होंने कुछ डिडक्शन दी है, और वो डिडक्शन आती है 24B में, अंडर सेक्शन 24B। ये आपका 24A था, अब आ गया 24B, और यहां पे इन्होंने डिडक्शन दी है इंटरेस्ट ऑन बोरोड, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के लिए। अब यहाँ पे ये कंपुटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए आप लिख लीजिए, यहाँ पे एक एग्जाम, यहाँ पे आप एक हेडिंग लिखेंगे, मेरे साथ लिखेंगे, फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी है। किसके लिए सर? ये लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए आप कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के ऊपर यहाँ पे आप लिखिए विदाउट लिमिट, बिना किसी लिमिट के, जितना एक्चुअल में पे कर दिया गया होगा ना विदाउट लिमिट, उतना अलाउड हो जाता है। इसके बाद यहाँ जो वैल्यू आई, इस वैल्यू को बोलते हैं इनकम, इस वैल्यू को बोलते हैं इनकम, इस वैल्यू को बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? सर यहां तक समझने के लिए कुछ खास था ही नहीं। आपने जो बता दिया
कि ये सर लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए फॉर्मेट है और अब हम इस फॉर्मेट को सेव कर लिए अपने पास। आप स्नैपशॉट ले लीजिए या अब आप अपने पेन उठा के लिखना शुरू कर दीजिए। ओके, आपने स्नैपशॉट ले लिया। हमने आपको बताया था दो ऑप्शन होते हैं, एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड और दूसरा रेंट पे दिया हो। अगर ये रेंट पे देने का मैंने एग्जांपल बताया तो सेल्फ ऑक्यूपाइड की कंडीशन में क्या होगा सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर कुछ है, आप इंक का कलर देखेंगे पर्पल, किस कलर की इंक देखेंगे सर, पर्पल। चलिए पर्पल कलर की आप इंक देखिए, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, कोई म्युनिसिपल टैक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू सेल्फ ऑक्यूपाइड की निल होती है। निल में से कुछ भी घटाइए, आप खुद रह रहे हैं कोई बात नहीं है, ये भी नेट एनुअल वैल्यू भी निल आएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि माना जाएगा आप खुद रह रहे हैं तो कमाई के अगेंस्ट कोई खर्चा, जब कमाई ही कुछ नहीं किए तो आप अपने रहने के लिए वेयर एंड टेयर, क्या आपका पर्सनल एक्सपेंस है, इससे कोई मतलब नहीं होगा। बट आप अगर खुद जिस घर में रह रहे हैं ना, आप जिस घर में खुद रह रहे हैं, इस घर को बनाने के लिए भी अगर आपने कहीं से इंटरेस्ट का पेमेंट किया है किसी लोन पे, तो उस लोन के इंटरेस्ट को आपको अलाउड किया जा रहा है। मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर है तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ही आएगा। इसका मतलब सर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ लॉस आ सकता है, कभी प्रॉफिट नहीं आ सकता। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में कभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा। सही पकड़े हैं, सही बात बिल्कुल आपने समझी है। ठीक है सर। सर अब आपने बताया था कि यहाँ पे जो राजू है ये बदमाशी कर सकता है रेंट के अमाउंट के लिए, तो रेंट का अमाउंट कैलकुलेट करना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना भी हमारे एक्ट ने ही हमको बता दिया है। सर वो कैसे बताया, आइए वो कुछ ऐसे बताया इन्होंने। हम जरा अपनी पेन के पॉइंट्स को सुधार लेते हैं। हाँ सर सुधार लो, आप तो सुधार ही लो सर। आपने पेन के पॉइंट इतने मोटे कर दिए अपने कि हमें ही नहीं दिख रहा आपने लिखा क्या है। चलो चलो कोई नहीं, अभी सब हो जाएगा सही। आओ देखो, अब हमें इस घर की जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है, हम आ गए इस घर की ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए, तो हम पहले सोचेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती क्या है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए। हम कहेंगे सर इस घर का एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा। घर को देख के हम ये सोच सकते हैं उस घर का एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा। हाँ सर ये घर बहुत बड़ा है, इसका तो 2 लाख रुपया रेंट होगा, ठीक है। और एक घर का एक्चुअल रेंट आएगा जो आप उस घर में रहने वाला इंसान बताएगा, अरे आपकी एक्सपेक्टेशन सही है या गलत, रेंट तो इतना ही है। तो इसका मतलब सर 2 रेंट आ गए, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, ठीक है। तो सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू ना क्या होती है मैं आपको बताऊं। देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास 2 तरह के रेंट आ गए। एक तो आ गया एक्सपेक्टेड रेंट, जो आप घर के बाहर खड़े होकर सोच रहे हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा, और एक आ गया सर एक्चुअल रेंट, जो घर में रहने वाला इंसान बता रहा है एक्चुअल रेंट कितना होगा। इन दोनों का हायर ले लेते हैं। हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड हायर ऑफ एक्चुअल रेंट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ रहे हैं अभी। बट सर एक्सपेक्टेड रेंट के भी कुछ अपने फ्लेवर्स हैं। हाँ सर, एक्सपेक्टेड रेंट को भी कैलकुलेट करना आसान नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट के लिए भी आपको दिया होगा फेयर रेंट के बारे में, फेयर रेंट के बारे में दिया होगा, और दूसरा आपको दिया होगा म्युनिसिपल रेट, म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू क्या कहती है उस घर की, मतलब ये 2 वैल्यूज आपको दी होंगी, ठीक है। बट सर इसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन का भी आपको चीज मिल जाएगा जिसका नाम है स्टैंडर्ड रेंट, जिसका नाम है सर स्टैंडर्ड रेंट। मतलब आपको अगर एक्सपेक्टेड रेंट पता चल गया और एक्चुअल रेंट पता चल गया तो आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लोगे, लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट जानने के लिए आप फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू के बीच का डिफरेंस देखेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, और वो भी इन दोनों में जो हायर होगी ना उसको चूज करेंगे। सर क्या, जो इन दोनों में हायर होगी। इसका मतलब सर अगर मान लीजिए फेयर रेंट मेरा 2 लाख रुपए है और म्युनिसिपल वैल्यू आपकी 5 लाख रुपए है, तो किसको चूज करेंगे, 5 लाख को। लेकिन इन दोनों के साथ एक वर्ड आ जाता है स्टैंडर्ड रेंट, और बता देता है कि फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट विच एवर इज हायर तो लेंगे, लेकिन कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं ले सकते। अगेन सर फिर से, फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट विच एवर इज हायर तो लेंगे, लेकिन कभी भी स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है सर, ये चीज बात तो सर हमें भी समझ में आ गई है। तो आपको कुछ इस तरीके से इसको समझना है। देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इस 5 लाख की वैल्यू को भी हटा देंगे, हाँ सर 5 लाख की वैल्यू भी आप हटा दो, चलो 2 लाख 5 लाख भी मैंने मिटा दिया। आपको कुछ इस तरीके से समझना है कि यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड रेंट पता चल गया, ये म्युनिसिपल वैल्यू पता चल गई, ये म्युनिसिपल वैल्यू पता चल गई, दोनों चीजें आपको पता चल गई, स्टैंडर्ड और म्युनिसिपल दोनों आपको पता चल चुका है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब
आप समझिए कि अब आप समझिए कि ये एक बॉल है। क्या है? ये एक बॉल जिसको आप खूब स्पीड से फेंक रहे हैं। ये एक बॉल है जिसको आप बहुत तेजी से फेंक रहे हैं, ठीक है, और जो ज्यादा दूर तक जाएगा वही मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा। तो ये दोनों जा रहा है, बट एक स्टैंडर्ड रेंट की एक दीवार यहाँ पे आ जाएगी। अगेन एक स्टैंडर्ड रेंट की एक यहाँ दीवार आ जाएगी जिसका क्या नाम है? इसका नाम है स्टैंडर्ड रेंट। इस स्टैंडर्ड रेंट की दीवार आ जाएगी। तो सर क्या कहीं से भी कभी भी स्टैंडर्ड रेंट की जो दीवार आ रही है, क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि बॉल इस दीवार के पार चल जाए? ना ना सर, लड़के वापस आ जाएगी। इसका मतलब फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू ज्यादा हो सकती है, विच एवर इज हायर तो लेंगे, लेकिन कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पे क्या आ गई? एक दीवार आ गई। अब अगेन अब चलिए समझिए, बॉल अगर आपने फेंकी, फेयर रेंट यहां तक आया और म्युनिसिपल वैल्यू यहां तक आया, तो हम क्या लेंगे? म्युनिसिपल वैल्यू लेंगे। भले ही म्युनिसिपल वैल्यू यहां तक जाने लायक हो, लेकिन दीवार आ जाने का मतलब स्टैंडर्ड रेट आ जाने के कारण वो स्टैंडर्ड रेट से ऊपर नहीं हो सकती। ये छोटी सी बात थी। मतलब फिर से अगर मैं समझा दूं तो पहली बात, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर लेते हैं, लेकिन अगेन हमें एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करने के लिए फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट दिया होता है। लेकिन हमें एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है? सुनते रहिएगा। फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट से कभी ज्यादा नहीं हो सकता है। यहां तक की बात आप बस अभी समझिए। बाकी इस चैप्टर में कुछ चीजें और हैं, वो भी हम समझेंगे धीरे धीरे, बट अभी आप यहां तक की बात समझिए। अब आते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है। सर इलस्ट्रेशन नंबर कहता है कि जयश्री ओन 5 हाउस इन चेन्नई। जयश्री के पास बहुत पैसा है भाई साहब, बहुत पैसा है। इसने 5 घर रखे हैं चेन्नई में अपने। ओके सर जी, ऑल ऑफ विच आर लेट आउट, और सारे के सारे लेट आउट है। जयश्री तो तुम खुद कहाँ रहती हो, उससे हमें मतलब नहीं सर, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंप्यूट द क्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ ईच हाउस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। सर क्या निकालना है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और अभी आपने बहुत समझाया है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए सर हम पहले निकाल लेंगे। सर हमें निकालना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसका मतलब हमें एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर देखना पड़ता है। और अगेन सर एक्सपेक्टेड रेंट के लिए हम फेयर वैल्यू देखेंगे, ये फेयर रेंट देखेंगे, और म्युनिसिपल वैल्यू देखेंगे विच एवर इज हायर। बट सर एक दीवार आ जाती है यहाँ पे सर स्टैंडर्ड रेंट की। ठीक है सर, कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए, स्टैंडर्ड रेंट सर यहाँ नहीं दिया है, तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर ले लेते हैं। तो इन दोनों में हायर तो सर ये है, तो यहाँ तो हो गया सर मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। इट वॉज माई एक्सपेक्टेड रेंट, ये हो गया सर मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर सर ले लेंगे। विच एवर इज हायर तो सर 90,000 सर मेरा आएगा इनकम। सर मुझे लगता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो आएगी सर मेरी 90,000 आएगी। चलिए अभी चेक किया जाएगा कितनी, यही आती है। दूसरे की सोचते हैं सर, ये 55,000 है और फेयर रेंट 60,000 है। सर दोनों में ज्यादा फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, तो सर हायर कौन सा है? हायर तो सर 60,000 है, लेकिन मैक्सिमम स्टैंडर्ड तक हो सकता है, मतलब मैक्सिमम 75 हो सकता है। अरे मैक्सिमम गया ही नहीं, अब गलती का स्कोप सुनिए, आप 75 ले लेंगे, लेकिन ये लिमिट है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये थोड़ी कि आपको ये लेना है। अगेन समझिएगा, ये दीवार, ये आपने गेंद फेंकी थी, तो ये माना जाता है कि दीवार से बाहर नहीं जा सकती। बट ऐसा थोड़ी कि अगर गेंद को यहीं तक जाना था तो जबरदस्ती आप बोल देंगे कि दीवार की दूरी तक फेंकी है। मतलब अगर दीवार 10 मीटर की दूरी पे है, ठीक है, आप बॉल फेंकते हो तो 10 मीटर से ज्यादा बॉल नहीं फेंक सकते। अगर आपने 8 मीटर ही बॉल फेंकी तो ऐसा थोड़ी कह दीजिएगा आपने 10 मीटर बॉल फेंकी है। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में तो आया। इसका मतलब अगर मेरा म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में हाईएस्ट जो लेना है वो लेना है, बट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं ले सकते। तो क्या ये 60,000 रुपए स्टैंडर्ड रेंट 75,000 से ज्यादा है? नहीं सर, 60,000 रुपए स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं है। तो एक्सपेक्टेड रेंट मेरा 60,000 हो गया सर, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट मेरा 60,000 हो गया। हाँ सर 60,000 रुपए मेरा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर अब लेंगे, तो 72,000 एक्सपेक्टेड रेंट 60,000 जो विच एवर इज हायर, तो सर यहाँ पे 72,000 आ जाएगा। अभी हम बस ऐसे ही क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी हमने सॉल्व कुछ किया नहीं है और अभी हमने आंसर को देखा भी नहीं है। आप देखिए ओरली सॉल्व कर रहे हैं। आप प्लीज मेंशन कीजिए जिस तरीके से हम समझा रहे हैं आपको, आप ओरली सॉल्व करने में एलिजिबल हो पा रहे हैं कि नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं सर, नेक्स्ट पे आइए सर। ब्लू नहीं सर, पर्पल उठाते हैं। 65,000 है इसका सर म्युनिसिपल वैल्यू सर ये वाली वैल्यू दी है सर 65,000 रुपए, और सर फेयर रेंट दे दिया सर 65,000। ओ सर बराबर हो गया। लेकिन सर स्टैंडर्ड रेंट 58,000 है सर, स्टैंडर्ड रेंट ही 58,000 है। तो ये कितना भी हो स्टैंडर्ड से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब सर मेरा एक्सपेक्टेड रेट 58,000 आ गया, एक्सपेक्टेड रेंट 58,000 आ गया। हाँ,
और एक्सपेक्टेड और एक्चुअल है 60,000, विच एवर इज हायर, मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू सर मेरी 60,000 हो जाएगी। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ नेक्स्ट बताइए सर, ये मेरा 24,000 है और ये मेरा 25,000 है, तो इन दोनों में जो ज़्यादा 25,000, स्टैंडर्ड दिया नहीं है, और स्टैंडर्ड और एक्चुअल मतलब सर यहाँ पे ये 30,000 हो जाएगा। हाँ ठीक है सर। चौथा सर लास्ट वाला थोड़ा और अच्छे से बता दो। ठीक है सर, ये मेरा 80,000 है। कौन सा मेरा 80,000 है सर? म्युनिसिपल वैल्यू, मतलब सर ये मेरी वैल्यू है 80,000 रुपये। दूसरी वैल्यू सर फेयर रेंट है मेरी सर 75,000 रुपये, ये है सर 75,000। विच एवर इज हायर, कौन सा हायर है सर? 80,000 वाला हायर है। क्या बात पूछते हो, 80,000 हायर है, बट ये 80,000 78,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब ये जो स्टैंडर्ड रेंट की जो लिमिट आ गई, जो ये दीवार आ गई, ये है आपके 78,000 रुपये, तो 78,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो सर मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया? एक्सपेक्टेड रेंट सर मेरा यहाँ पे आ गया 78,000 रुपये, और मेरा एक्चुअल रेंट है सर 72,000 रुपये। तो सर विच एवर इज हायर हम लेते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो यहाँ पे सर मेरा 78,000 रुपये आंसर आ जाएगा। क्या मेरा आंसर सब सही है? इस चीज को हम चेक कर लें सर। आइए 9,000, 72,000, 60,000, 90,000, 72,000, 60,000, ये 9,000 नहीं होगा सर, 90,000 है, 90,000 ये ठीक है। 30,000, 78,000, 30,000, 78,000। इट मीन्स you have the concept in your mind that you are able to solve on calculator on these terms। इवन कैलकुलेटर भी नहीं, आपने टिक्का लगा के, आपने इस फॉर्मेट के थ्रू अगर आप मेरे चले तो टिक्का लगा के आपने सब कुछ सॉल्व कर लिया। आपको ये ड्रॉ कर लेना है, वहां पे आपको प्रैक्टिस करनी है, आप ये ड्रॉ कर लेंगे और आराम से टिक लगा के आप विजयी हो जाएंगे। चलिए सॉल्यूशन पढ़ते हैं, क्योंकि हमको सॉल्यूशन में अब हमें ये नहीं पढ़ना है कि कैसे सॉल्व होगा, अब हम सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं सर? प्रेजेंटेशन को। प्रेजेंटेशन सीख रहे हैं। एज पर सेक्शन 23(1) ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज द हाईएस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। सर जीएवी क्या होता है? इसका हाईएस्ट होता है, एक्सपेक्टेड का एक्चुअल का, ये बात लिख दी। और एक्सपेक्टेड रेंट इज हाईएस्ट ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट बट रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है? एफआर और एमवी का हायर होता है बट स्टैंडर्ड रेंट से रिस्ट्रिक्ट होता है कि उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इस डायग्राम को इन्होंने वर्ड फॉर्मेट में यहाँ पे लिख दिया है। अब सर हम बोले कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ ईच हाउस। तो ईच हाउस के लिए हमने किया, पहले घर के लिए मैं बता रहा हूं, तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर हमने निकाला। तो 80,000, 90,000, विच एवर इज हायर 90,000 था। अब स्टैंडर्ड रेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड रेंट हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड ऑफ इन दोनों का डिफरेंस लेस करके, और सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्टैंडर्ड रेट, तो वो यहाँ पे निकाल दिया। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी आ गई कौन सी वाली? 5वें में, और ये जो हाईएस्ट ऑफ 1 and 3, चौथा सॉरी 5वें और चौथे में विच एवर इज हाईएस्ट में। सर मतलब जो मैंने ऊपर समझाया वही है सर, एक और समझा दो ये वाला, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू ये थी, फेयर रेंट ये थी, विच एवर इज हायर आपका क्या हो गया? विच एवर इज हायर आपका क्या हो गया? देखो यहाँ पे ईआर एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट अगर आया है, नहीं विच एवर इज हायर तो ये आ गया, रुक जाइए, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब स्टैंडर्ड रेंट आ जाएगा 78,000 आपका क्या हो गया? एक्सपेक्टेड रेंट। ये आपका क्या हो गया? एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्चुअल रेंट ये है, तो विच एवर इज हायर आप देखें, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, तो 78,000 आपका आंसर हो गया। यहाँ तक आपको क्या कोई तकलीफ हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है? नहीं हुई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब हम चलते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ। इलस्ट्रेशन 2 बोलता है राजेश अ ब्रिटिश नेशनल इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द आर, बट ओ आर है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस एंड 1920 ही ओन अ हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन। देखिए भाई, मैंने आपको कई जगह बताया था कि लंदन में अगर आप घर ले रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी जगह रेंट, जो इनकम पे टैक्स लगता है वो 2 रीजन की वजह से लगता है। पहला सर आपका रेसिडेंस रूल, आप कहाँ रहते हैं उस बेसिस पे टैक्स लगता है, और दूसरा सोर्स, आपने वो इनकम कहाँ से कमाई है उस बेसिस पे लगता है। आपने वो इनकम कहां से कमाई है उस बेसिस पर। अगर इंडिया में आप हैं तो पूरी दुनिया की इनकम आपके लिए टैक्सेबल होगी, भले वो घर आपका लंदन में ही क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे इनका एक घर लंदन में है, ठीक सर। विच ही हैज टू बी लेट आउट फॉर पॉन्ड, सॉरी ये पॉन्ड है, पॉन्ड 10,000 रुपया पर मंथ, मतलब जो ये 1,20,000 पॉन्ड, 1,20,000 रुपए इनकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी हम मानते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी की। ओके सर। The municipal taxes paid to the municipal corporation in London was 8,000 pound। 8,000 म्यूनसिपल टैक्सेस इतने कितने पेड कर दिए सर? 8,000 पाउंड, ठीक है सर। उसके बाद बात करते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस एंड 1920 द वैल्यू ऑफ 1 पाउंड इन लंदन रुपीज टू बी टेकन टू बी 92 रुपये 50 पैसा। कंप्यूट राजेश नेट एनुअल वैल्यू, हमें नेट एनुअल वैल्यू ही निकालनी है। आइए क्वेश्चन हम जहाँ पे हम अपने फॉर्मेट बनाए थे, फॉर्मेट में हमारे सर हमने फॉर्मेट कहाँ बनाया था? यहाँ पे फॉर्मेट बनाया था। ओ सर आपने तो फॉर्मेट बनवा दिया था हमको। हाँ मैं कौन से पेन यूज़ करूँ सर? मैं पर्पल नहीं ब्लैक पेन यूज़ करता हूँ, ठीक है।
देखो कंपुटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ पे इन्होंने बता दिया 1,20,000 हम लेंगे, क्या लेंगे 1,20,000 पाउंड। म्यूनसिपल टैक्सेस 8,000 पाउंड है, क्योंकि 10,000 पाउंड इंटू 12 8,000 पाउंड म्यूनसिपल टैक्सेस है, मतलब सर यहाँ पे कितना आ रहा है 1,12,000 पाउंड आपका क्या आ रहा है नेट एनुअल वैल्यू। इसी को कैलकुलेट करना है। अब इसको हम इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो सिर्फ इस फॉर्मेट को अगर आपने याद कर लिया है, प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका सॉल्यूशन बहुत ईजी है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर को तो ना आप एक बार पढ़ के आज मेरे साथ ही खत्म कर दो। यहाँ पे देखो हमारा वहाँ पे कितना आ गया, हमने 1,20,000 माइनस 8,000 करते हैं तो हम आता है 1,12,000 पाउंड। 1,12,000 पाउंड को 92.50 रुपीज़ से अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो प्लीज़ कैलकुलेट कितना आता है 1,12,000 इंटू 1,12,000 प्लीज़ कैलकुलेट क्या आता है 1,03,60,000 1,03,60,000 सेम सर, यही तो आंसर आया है। इट मीन्स यू आर एबल, आपने वो अगर पढ़ लिया मुझसे तो आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पहले पाउंड को रुपीज़ में कन्वर्ट करके निकाला, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए फॉर प्रीवियस एंड 1920 राजेश अ ब्रिटिश नेशनल is resident and ordinary resident in India, therefore income received by him by rent of the house property from London is to be included in total income in India. Municipal taxes in London is to be allowed as deduction for the gross annual। याद रखिएगा अगर इनकम को इंडिया में टैक्सेबल आपने कर दिया ना एक बार, तो जितने भी प्रोविजंस इंडिया में लगते थे वो सब अलाउड हो गए। तो म्यूनसिपल टैक्सेस इंडिया में अलाउड होते थे इसलिए अलाउड हो जाएंगे, म्यूनसिपल टैक्सेस इंडिया में होते थे इसलिए अलाउड हो जाएंगे। और हमको केवल और केवल नेट एनुअल वैल्यू निकालना है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू पता था जो पहले क्वेश्चन निकाला, अब नेट एनुअल वैल्यू। और नेट एनुअल वैल्यू का क्या मतलब होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्यूनसिपल टैक्सेस, और कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 10,000 को इंटू 12 यहाँ पे रुपीज़ में कन्वर्ट करिए, 8,000 इंटू 12, ये 8,000 रुपया पूरे साल का है। पहली बात तो ये मंथली कोई म्यूनसिपल टैक्सेस 8,000 पाउंड नहीं होगा, और ये मंथली था तो इसको एनुअली कन्वर्ट कर दिया 12 से मल्टीप्लाई करके। आंसर आपका आ चुका है और आंसर सेम वही है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 1,12,000 पाउंड इंटू 92.50। अगर आप पाउंड में कैलकुलेट करके उसके बाद उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो ये भी इक्वली राइट होगा। ठीक है सर, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे अपने। मिस्टर मानस ओन 2 हाउस प्रॉपर्टीज, one at Bombay, whether his family resides and other at Delhi, which is unoccupied। दिल्ली वाली खाली पड़ी है, इनके पास प्रॉपर्टी है तो एक ये बॉम्बे में ले रखे हैं, एक ये दिल्ली में ले रखे हैं। ही लिव्स इन चंडीगढ़, ओ भाई साहब खुद चंडीगढ़ में रहते हैं, बताइए। फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट पर्पज इन अ रेंटेड हाउस, और ये खुद रेंटेड हाउस में रह रहे हैं। फॉर क्वेश्चन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ऑफ एट बॉम्बे he has taken a loan of rupees 30 lakh 10% per annum on 1/4/2018। he did not repaid any amount so far। अच्छा, अगर इसके बारे में मैं आपको कुछ और चीजें रेंटल के बारे में आपको अपनी स्लाइड्स में बताता हूं, आइए। सर अब आप बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन पे, मतलब घर को जो लोन लिए थे उस लोन के इंटरेस्ट पोर्शन पे, उस लोन के किस पे, उस लोन के इंटरेस्ट पोर्शन पे। हाँ सर, बट सर एक बात आपको अभी बताई गई थी, सबसे नीचे आइए जहाँ आपने फॉर्मेट ड्रॉ किया होगा उस जगह पे आइए आप। सर जहाँ हमने फॉर्मेट ड्रॉ किया वहाँ हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल विदाउट लिमिट होता है। तो सर जितना भी एक्चुअल पेमेंट किए होंगे उस पर हमको अलाउड हो जाएगा। तो सर हम यहाँ पे किसके लिए पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सर ये जो चीज़ हम इंटरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं सर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वाला पढ़ रहे हैं क्या सर? जी हाँ, ये आप सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पढ़ने जा रहे हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट की कुछ लिमिट डाल दी है। क्योंकि अगर लेट आउट होता तब तो जितना हमने एक्चुअल पे किया विदाउट क्वांटम विदाउट रिस्ट्रिक्शन हम कर देते, बट यहाँ पे सर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए कुछ लिमिट्स डाल दी गई हैं। अब सर ये लिमिट्स भी कुछ अजीब ही तरीके से डाली गई हैं कि अगर आपने 1/4/99 के पहले अगर आपने कुछ भी लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट अलाउड 30,000 रुपीज ही होंगे। सीधी बात, नो बकवास। बट अगर आपने इसके बाद लिया, इसके पहले लिया मतलब बिफोर लिया, लेकिन अगर आपने आफ्टर 1/4/99 अगर आपने लिया है कोई लोन या ऑन 1/4/2099 तो फिर आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया।
कि सर आपने लोन किस लिए लिया था। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने 1,499 के पहले ले लिया, आपने 1,499 के पहले ले लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 30,000 रुपये आपको अलाउड होगा, इससे पर कुछ नहीं और कोई बात ही नहीं होगी। लेकिन अगर आपने आफ्टर लिया तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और पूछा गया कि आप बताइए आपने लोन किस लिए लिया था। है अगर ये बोलता है कि हमने लोन लिया जो कुछ इस तरीके की चीज है, सर हमने लोन लिया फॉर रिकंस्ट्रक्शन, ये देखिएगा ये रिकंस्ट्रक्शन, या फिर हमने लोन लिया फॉर रिन्यूअल, रिन्यू करा रहे हैं हम इसको, या फिर हमने रिकंस्ट्रक्शन रिन्यूअल और एक और वर्ड है इसका, चलिए मैं अभी बताता हूं एक और क्या है इसमें। रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन और रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अगर हम करते हैं, मतलब अपने घर को फिर से बिल्डअप करा रहे हैं, कुछ नया स्ट्रक्चर करवा रहे हैं, तो उसके लिए वहां पे अलाउड होता है। बट दूसरी एक कंडीशन आई, क्या आपने किसे ले लिया, अगर आपने घर को एक्विजिशन, मार्कर ही बदल दूं सर, बट अगर आपने घर एक्विजिशन मतलब घर खरीदने के लिए लिया है या घर को कंस्ट्रक्शन कराने के लिए अगर आपने लोन लिया है, तो आपको ये लिमिट 2 लाख रुपए तक की अलाउड हो जाएगी। यही 30,000 1,499 के बाद 2 लाख रुपए के अलाउड है। लेकिन अगर आपने रिकंस्ट्रक्शन, रिन्यूड या क्या वर्ड था वो, रिकंस्ट्रक्शन, रिन्यूड या रिपेयर्ड के लिए लिया है, कुछ रिपेयरिंग कराने के लिए किया है, तो इसकी लिमिट 30,000 ही रहेगी। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है सर, क्रिस्टल क्लियर होना ही चाहिए। ये 30,000 अगर री वाले काम के लिए आपने लिया है, एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए है 2 लाख, और अगर आपने 1,499 के लिए लिया है तो पहले लिया है तो 30,000। लेकिन सर कंस्ट्रक्शन की एक कंडीशन होती है कि कंस्ट्रक्शन 5 ईयर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है सर, ये बात हम समझ गए। अच्छा एक छोटी सी और बात, सर आज ना हमने इस घर को बनवाने के लिए लोन ले लिया, हम आज गए बैंक के पास, हम ये देखिए ये टिरिट बैंक के पास जा रहे हैं और बैंक से आज हमने लोन ले लिया, लोन हमको ऐसे मिल गया यहाँ पे, और हम घर बनवाना के आज ही, अगर मान लीजिए सर आज है अप्रैल 2016, तो क्या हम अप्रैल 2016 में तुरंत घर बनवा लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कहा जाता है कि मान लीजिए अगर आज अप्रैल 2016 है तो आप घर बनवाना शुरू किए, इस तरीके से करवाते करवाते सर आप अप्रैल 2018 तक घर बनवा लिए। ठीक है, तो अब आपको ये इंटरेस्ट अलाउड होगा, इंटरेस्ट तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में अब अलाउड होगा। क्लियर है ना? तो सर इसके पहले 2016 से 2018 के बीच में भी तो इंटरेस्ट लगा है, इसका क्या करेंगे? हवन नहीं करेंगे यहाँ पे, इसको बोलते बिफोर, ये जो बिफोर ऑक्यूपेंसी अगर जो भी इंटरेस्ट हमारा बनता है वो भी हमको अलाउड होता है, लेकिन 1/5 इंस्टॉलमेंट में, मतलब सर डिवाइड बाय, ये जितना भी इंटरेस्ट आएगा वो 5 सालों में डिवाइड होके उसके हिसाब से अलाउड होगा। क्लियर है? क्लियर सर। अभी तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू बता दी और लेट आउट का पूरा फॉर्मेट बता दिया। लेट आउट में सब कुछ होता है, और अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो हमेशा लॉस ही आ सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। इनके इंटरेस्ट का क्वांटम बता दिया, और सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए इंटरेस्ट का अलग क्वांटम आएगा वो बता दिया। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड या ऑक्यूपेंसी रेंटल के पहले जितना भी इंटरेस्ट आता है उसका 1/5 अलाउड होता है, ये भी आपको बता दिया गया है। अब आते हैं सर हम अपने क्वेश्चन पे। आपको कंसेप्ट इतने अच्छे दे दिए जा रहे हैं यहाँ पे, आपको मतलब मजा ही आ जाएगा पढ़ के, यार सही बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन 3 पढ़ रहे थे, हाँ, तो इन्होंने क्या क्या लिया है क्वेश्चन 3 में अभी तक, चलो फिर से पढ़ लेते हैं। मानस थे जिन्होंने 2 हाउस प्रॉपर्टी बॉम्बे और दिल्ली की ओन करते हैं और चंडीगढ़ में जाके रेंटल पे रहते हैं। ही हैज, अच्छा चलो यहाँ पढ़ते हैं, ही हैज टेकन अ लोन ऑफ 30% पर एनम ऑन 1/4/2018। सर 1/4/2018 को इन्होंने लोन लिया है, 1/4/2018 को, मतलब सर 30,000 से ऊपर वाली, और वो भी किस लिए? एक्विजिशन के लिए। मतलब सर इनके ऊपर 2 लाख की लिमिट लग गई, 2 लाख की लिमिट लग गई, क्योंकि ये जो बॉम्बे वाली हाउस प्रॉपर्टी है ये खुद यूज करते, ओन 2 हाउस प्रॉपर्टी, और इनकी जो फैमिली होती है ना वो बॉम्बे वाले में रहती है, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 लाख की लिमिट आ गई। लेट आउट होता तो जितना एक्चुअल पे था उतना आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। In respect of house property at Delhi, he has taken a loan of rupees 5 lakh at the 11% on 1st of October 2018 towards repair। ओ सर इस वाली हाउस प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने रिपेयर के लिए ले लिया, और सर रिपेयर के लिए लिया है तो हमें पता है 30,000 से ऊपर का कुछ भी नहीं मिलेगा इनको। ओके सर। कंप्यूटर डिडक्शन विच वुड बी अवेलेबल टू हिम अंडर सेक्शन 24B फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन सच लोन। चलो हमने यहीं पे कैलकुलेट कर दिया सर,
यहाँ पे कैलकुलेट कर दें अगर जन्म, चलो एक बार कैलकुलेट करते हैं सर। 30 लाख का 10% मतलब सर 3 लाख आता है, और 1/4/2018 मतलब ठीक है पूरी 18-19 के लिए 3 लाख जाना चाहिए, बट लिमिट आ गई 2 लाख की। 2 लाख का यहाँ पे सर हमको डिडक्शन मिलेगा 24B। 24B किसका होता है? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट का सेक्शन है 24B इंटरेस्ट, ठीक है। और सर ये जो है हमने दिल्ली वाली ली 5/10/2018, 5 अक्टूबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का ब्याज आएगा सर 5 लाख रुपए पे। 5 लाख का 11% डिवाइड बाई 2 अगर आप करते हैं तो आता है सर 5 लाख का 11, नहीं सॉरी, असेसमेंट ईयर 2021 मतलब प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक सर पूरा। ओके ये देखो 2018 नहीं है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक। इसका मतलब पूरे 12 महीने का रेंटल, 12 महीने का इंटरेस्ट गया, और 12 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है? 55,000 रुपए। कैलकुलेट करके देखिए 5 लाख को 11%, तो 55,000 की जगह केवल 30,000 की डिडक्शन मिलेगी। टोटल डिडक्शन कितनी मिल रही है? 2,30,000 रुपए। ओके, 2,30,000 रुपए। आइए अब एक बार जरा हम देखते हैं, बट ये भी रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन के पॉइंट पे हम आएंगे। हमने रिस्ट्रिक्शन सेट ऑफ वगैरह चैप्टर में भी पढ़नी है, रिस्ट्रिक्शन कई जगह इसकी आपको आएगी, टोटल इनकम में भी आएगी, सेट ऑफ में भी आएगी, बट अभी रिस्ट्रिक्शन इस क्वेश्चन के साथ आपको दिखाते हैं। मिस्टर मानस कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे एंड दिल्ली सिंस नो बेनिफिट डिराइव्ड बाय हिम ऑन सच प्रॉपर्टीज, ठीक है सर, एंड कैन नॉट ऑक्यूपाई सच प्रॉपर्टीज ड्यू टू रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट चंडीगढ़, देयरफॉर लिव्स इन अ रेंटल हाउस, जो कि जाके रेंटल हाउस में रहते हैं, इसलिए उन दोनों घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पे केवल इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ऑफ एक्विजिशन का मिलता है, तो एक्विजिशन ऑफ रेंटल इन हाउस प्रॉपर्टी के लिए 3 लाख का 10% 3 लाख, बट रिस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख रुपए आ जाता है। और दूसरी बात, जो इनका इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर एंड रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट दिल्ली है, उस पे 55,000 तो इंटरेस्ट हुआ, लेकिन रिस्ट्रिक्शन 30,000 की, तो यहाँ 30,000 मिला। टोटल इंटरेस्ट तो आपको 2,30,000 का दिख रहा है, बट यहाँ पे आइए मेन लाइन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 and 2 एबव टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख रुपए। 24B में ही लिखा है कि आपको 2 लाख रुपए से ऊपर का डिडक्शन नहीं मिल सकता, इसलिए 2,30,000 बनता तो है, लेकिन आपको 2 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा। सर तो सर यहाँ पे 2 लाख क्यों निकाला आपने? अरे एक हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपने निकाला, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी के लिए भी निकाल लिया, लेकिन टोटल जितनी भी हाउस प्रॉपर्टी हो आपने इंडिविजुअल हाउस प्रॉपर्टी की मैक्सिमम लिमिट निकाल दी कि इंडिविजुअल हाउस प्रॉपर्टी पे कितना मिल सकता है, लेकिन टोटल एक इंसान को ही 2 लाख रुपए मिल सकता है डिडक्शन का। तो यहाँ पे आपका टोटल रिस्ट्रिक्टेड डिडक्शन वाला अमाउंट आ गया 2 लाख रुपए। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहाँ मिलेगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 आ गया, 4 कहाँ गया सर? 4 ये रहा, 4 भी पढ़ लेते हैं सर। ए हैज प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यू इज 1,30,000 पर एनम, द फेयर रेंट इज 1,10,000 पर एनम एंड स्टैंडर्ड रेंट बाय रेंट कंट्रोल एक्ट इज 1,000। हमने क्या पढ़ा था? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट से जो ज्यादा होता है वो क्या होता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और एक्सपेक्टेड रेंट में क्या होता है? फेयर रेंट और बोलो म्युनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज हायर। लेकिन यहाँ पे एक दीवार आ गई थी स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है सर। तो यहाँ पे फेयर म्युनिसिपल वैल्यू 1,30,000, ये है 1,30,000, और फेयर रेंट है सर 1,10,000, 1,10,000, 1,20,000 यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू आ गई। तो 1,30,000 रुपया म्युनिसिपल वैल्यू ज्यादा होते हुए भी बॉल यहाँ जाके टकरा जाएगी, और यहाँ पे 1,20,000 रुपया हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट आ गया सर 1,20,000 रुपए। ओके, द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर अ रेंट ऑफ 11,000 रुपए पर मंथ। एक्चुअल रेंट कितना है? तो 11,000 रुपए पर मंथ इंटू 12 अगर आप करते हैं तो 1,32,000 रुपए सर एक्चुअल रेंट आता है। 1,32,000 एक्चुअल रेंट आता है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,32,000 हो जाएगी। बोलो बोलो दोस्तों, बोलो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,32,000 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कुछ गलती किया हमने। क्या? थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर अनरियलाइज्ड रेंट वाज 11,000 एंड ऑल कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल 4 आर सेटिस्फाइड। क्यों सर? हमने 1 लाख, आपने क्या बोला? 1,32,000 तो ग्रॉस एनुअल रेंट आ गया। रेंट तो इतना आ रहा है, लेकिन 11,000 रुपए का रेंट हमको रियलाइज ही नहीं हुआ, मेरा किराएदार भाग गया था। और इस अगर अनरियलाइज्ड रेंट का हमको डिडक्शन लेना होता है, मतलब अनरियलाइज्ड रेंट को कंसीडर हम तभी कर सकते हैं, अगेन अनरियलाइज्ड रेंट का इफेक्ट हम तभी ले सकते हैं अगर जो कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड रूल 4 में वो सेटिस्फाइड हो जाए। तो यहाँ पे बोल रहा है कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड जो रूल 4 में वो सेटिस्फाइड हो गई। तो यहाँ पे अगेन आप अगर पढ़िए तो क्या लिखा है सर? यहाँ पे लिखा है एक्चुअल रेंट। तो एक्चुअल रेंट हमको कितना मिला? 1,32,000 माइनस 11,000, क्योंकि सर 1 महीने का रेंट तुमको मिला ही नहीं, तो इसका मतलब सर हमको एक्चुअल रेंट मिला 1,21,000।
तो 1,20,000 और 1,21,000 विच एवर इज हायर इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, विच एवर इज हायर इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके सर, यहाँ पे मेरी 1,21,000 रुपए ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई है। ही पेड म्युनिसिपल टैक्सेस 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन। म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितने का था सर? म्युनिसिपल वैल्यूएशन आपका था 1,30,000 का। म्युनिसिपल वैल्यूएशन था सर आपका 1,30,000 का। तो 1,30,000 का 10% आप क्या भर दिए? म्युनिसिपल टैक्सेस भर दिए, मतलब 13,000 रुपए म्युनिसिपल टैक्स भर दिए। तो ये जो आपके आगे ना, ये आगे नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू आपकी आती है माइनस 13,000 करने पे 1,08,000 रुपए। सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं तो देख लीजिए, मैं बार बार स्लाइड्स बदल बदल के भी आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ यही फॉर्मेट है बेटा, सिर्फ यही फॉर्मेट है। लिख लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं लिखा हो ये फॉर्मेट, सिर्फ यही फॉर्मेट है और कुछ भी इसमें अलग है ही नहीं, सिर्फ यही फॉर्मेट है। क्वेश्चन कहाँ चला जाता है यार? आप लोग पेज नंबर तो बता दिया करो मुझे। सर क्वेश्चन नंबर कहाँ था? चलो 18 पे था। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वॉज 40,000 फॉर द ईयर। सर कहीं से भी हमें क्वांटम देखने की जरूरत है क्या? सर अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो जितना लिखा है ना उतने का डिडक्शन दे दो। 24B में हम दे दिए सर। चलिए 1,08,000 रुपये ये मेरी आई नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू माइनस 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सर 24B में सर 40,000 रुपये ये भी चल जाएगा। चलो ठीक है सर, माइनस 30% अभी हम कर देंगे यहाँ पे। चलो सर ये आपने बता दिया था। कंप्यूट टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की टोटल इनकम कैलकुलेट करो। चलो 1,08,000 माइनस 30% माइनस 40,000, सर टोटल आता है 35,600। 35,600। चलिए अब बोलिए 35,600 कैलकुलेट चेक करते हैं। 35,600 आया? 35,600 सर वर्बली, सर ओरली, सर हाँ हाँ बोलो बोलो सर ओरली सॉल्व हो गया। तो सर क्या एग्जाम में लिखना पड़ेगा? हाँ भाई हाँ लिखना तो पड़ेगा। तो कैसे लिखना है वो दिखाओ सर। देखो, कंपुटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 2021। कंपुटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूट करेंगे ईआर। ईआर मतलब हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू, बट रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेट। वो दीवाल आ गई। दीवाल जो थी मेरी 1,20,000 की थी, तो 1,20,000 से ज्यादा हो नहीं सकता। 1,30,000 और 1,10,000 विचेवर इज हायर, तो म्युनिसिपल वैल्यू आ गई 1,30,000 हायर है, लेकिन 1,20,000 से ज्यादा ले नहीं सकते, इसलिए 1,20,000 ले लिए। अब एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना था? सर एक्चुअल रेंट तो मेरा 1,32,000 आ रहा है, लेकिन हमको रिसीव्ड, तो जो एक्चुअल रेंट हमको रिसीव्ड हुआ है वो 11,000 रुपये सर हमको वो था ना अनरियलाइज्ड था, और ये रूल 4 को सेटिस्फाइड कर रहा था, इसलिए इसका इफेक्ट ले लेंगे। तो हमको एक्चुअल रेंट 1,21,000 रिसीव्ड हो गया। अब सर इन दोनों में भी जो हायर होगा, इन दोनों में भी जो हायर होगा वो मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाती है। तो इन दोनों में हायर आता है 1,21,000, तो मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गई सर 1,21,000। चलिए 1,21,000, ये जो मैंने आपको डायग्रामेटिक वे में इतने छोटे से में बताया था उसको वो यहाँ तक कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके सर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में सीधी बात है म्युनिसिपल टैक्सेस जाते हैं, और म्युनिसिपल टैक्सेस हमेशा म्युनिसिपल वैल्यू पे होते हैं। तो म्युनिसिपल टैक्स 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू 13,000 आया, और आपको कैलकुलेटर के थ्रू डिडक्ट करना तो आता ही है। 1,08,000 रुपये आ गया नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू के बाद मैंने आपको पढ़ाया था डिडक्शंस मिलती है अंडर सेक्शन 24। नॉर्मल वियर एंड टियर के लिए 24A में आपको मिलता है 30% ऑफ NAV। तो 1,08,000 का 30% और इंटरेस्ट जितना भी एक्चुअल खर्चा हुआ, एक्चुअल विदाउट एनी सीलिंग लिमिट, ये 30,000 या 2 लाख की लिमिट लेट आउट प्रॉपर्टी पे नहीं आती है, सो 40,000 मिल गया। अगर आप 32,400 और 40,000 को जोड़े तो 4 3 7 72,400 आपको डिडक्ट करना है 1,08,000 में से। डिडक्ट करने पर जो भी बचेगा वो आपका आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बेटा तुरंत व्हाट्सएप करो मुझे, तुरंत रुक के। क्या आपको ये इजी लग रहा है? तुरंत व्हाट्सएप करिए कृपया करके मुझे। क्या आपको ये इजी लग रहा है? हाँ तो बहुत अच्छी बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं सर। आइए सर क्वेश्चन नंबर 5, इलस्ट्रेशन 5। गणेश हैज अ प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यू इज 2,50,000 पर एनम, द फेयर रेंट इज 2 लाख पर एनम एंड द स्टैंडर्ड रेंट फिक्स्ड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट इज 2,10,000। सर म्युनिसिपल वैल्यू, थोड़ा स्पीड में चलते हैं सर। म्युनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट विचएवर इज हायर, तो सर म्युनिसिपल वैल्यू ज्यादा है बट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब मेरा एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ पे 2,10,000 रुपये आ गया। ठीक है सर। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर अ रेंट ऑफ ₹20,000 पर मंथ, हाउएवर द टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 31/1/2020। 10 महीने ही रहे हैं। अनरियलाइज्ड रेंट वाज 20,000 एंड ऑल द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल 4 आर सेटिस्फाइड। मतलब अनरियलाइज्ड रेंट का इफेक्ट हम लेंगे क्योंकि रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। तो 20,000 में ये रहे तो भले ही मेरे 11 महीने हैं, लेकिन रेंट हमको, चलो 20,000 इंटू 11 जो भी आएगा उसमें हमको 20,000 रुपए का अनरियलाइज्ड रेंट डिडक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? डिडक्ट करना पड़ेगा। तो 20,000 इंटू 11 अगर आप कर लें तो कितना आता है? 20,000 इंटू 11 माइनस
20,000 आपका सर 2 लाख रुपीज आएगा। नहीं, अनरियलाइज रेंट 20,000 ऑन ऑल कंडीशन। 31 कब से आए हैं? 31 जनवरी 2020 से रह रहे हैं, 20,000 रुपये महीने पे। तो अगर देखें अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने हुए। सॉरी, यहाँ पे ये यहाँ पे 9 महीने होंगे। दिसंबर 9 महीना हुआ और ये जनवरी 10वां महीना था। तो 10 महीने का तो आया सर 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए में माइनस 20,000 रुपए अनरियलाइज्ड है सर। मतलब हमको ग्रॉस एनुअल रेंट कितना मिला है? 1,80,000 रुपए। ग्रॉस एनुअल रेंट हमको कितना मिला है सर? एक्चुअल रेंट हमको कितना मिला है सर? सर फॉर्मेट मत बदलो, आप एक्चुअल रेंट नीचे लिखते थे। चलो, एक्चुअल रेंट हमको कितना मिला है? 1,80,000 रुपए। सर विच एवर इज हायर लेंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ये मजा आ गया इस क्वेश्चन में। एक्चुअल रेंट देखो 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 इधर रेड पेन से सर, ये तो 2,10,000 रुपए है, हाँ, और सर ये एक्चुअल रेंट 1,80,000 रुपए है सर। तो एस्टिमेटेड रेंट ज़्यादा है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इसको ले लो। बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पे आपका लिखा है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, भी एक वर्ड आता है, रिसीव्ड एंड रिसीवेबल। रिसीवेबल कितना था? तो 20,000 रुपये प्रति माह की दर से 12 महीने का 2,40,000 रुपये आ जाता है सर। तो हम इस 2,40,000 को कंपेयर करेंगे। क्यों ऐसा होता है? अगेन सुनिएगा, क्यों ऐसा होता है? गलती का स्कोप है, यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखेंगे और इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लिखेंगे। ये मेरी वैल्यू क्या पर एनम की है? ये मेरी वैल्यू कितनी की है सर? 12 महीनों की है, 12 मंथ्स की ये वैल्यू है। तो हम कंपेयर कर रहे हैं ना इस वैल्यू की इस वैल्यू से, और ये वैल्यू सर मेरी सिर्फ 9 मंथ्स की थी। तो इस वैल्यू को भी 12 मंथ का बनाओ, उसके बाद कंपेयर करो। इस वैल्यू को भी 12 मंथ का बनाओ, उसके बाद कंपेयर करो। अगेन सर रीटेक, इस वैल्यू को भी 12 मंथ का बनाओ, उसके बाद कंपेयर करो। तो 12 मंथ की वैल्यू ये है, 12 मंथ की वैल्यू ये, इन दोनों का कंपेरिजन हुआ तो विच एवर इज हायर तो 2,40,000 रुपये हायर आया। तो इसका मतलब हम एक्चुअल रेंट को लेंगे, लेकिन एक्चुअल रेंट मेरा है कितना सर? एक्चुअल रेंट तो आपका 1,80,000 है। इसका मतलब हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,80,000 आई। कहीं कोई कंफ्यूजन है? नहीं है सर। देखो अगेन बता देते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 12 महीने की थी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 12 महीनों की थी, इसलिए हम एक्चुअल रेंट को भी 12 महीने लिए। उसके बाद हमने क्या कर दिया, दोनों का कंपेयर किया विथ हायर, तो एक्चुअल रेंट हायर आया। तो एक्चुअल रेंट हायर आया तो हम एक्चुअल फिगर ही लेंगे यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू में। ठीक है सर, तो 1,80,000 के सामने ग्रॉस एनुअल वैल्यू ले ली है। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस 8% पेड हुए हैं म्युनिसिपल वैल्यूएशन के। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 65,000 रुपये आया है सर। क्या ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है? लेट आउट है, लेट आउट है तो 100% अलाउड हो जाएगा। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो सर 1,80,000 में से म्युनिसिपल वैल्यू 2.5 लाख का 8% आप निकालिए। 2.5 लाख का 8%, म्युनिसिपल टैक्सेस कितना आता है? 2.5 लाख का 8%, जो आपका आ गया यहाँ पे 20,000 रुपये। सर 20,000 डिडक्ट होने के बाद ये आ गया 1,60,000 रुपये। ये आपके हो गए नेट एसेट, नेट एनुअल वैल्यू, ये आ गई आपकी नेट एनुअल वैल्यू। डिडक्शन मिलेगा सर 30% का यहाँ पे मिलता है, माइनस 30% कर दीजिएगा और माइनस 65,000 कर दीजिएगा। प्लीज कैलकुलेटर पे करके देखिए, 1,65,000 माइनस 30% माइनस 65,000 आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या कितना आता है? 50,500 आ रहा है सर। मेरा तो 50,500 आ रहा है, क्या सही है ये? मेरा तो सर 50,500 आ रहा है। नहीं सर गलत है, कहीं कोई मिस्टेक हमने कर दी है। 1,60,000 माइनस 30% अगेन करते हैं। 1,60,000 माइनस 30% माइनस 65,000 इज इक्वल टू 47,000 आ रहा है सर। हाँ 47,000 सही था सर। कैलकुलेशन में कुछ मुझसे गलत दब गया होगा कैलकुलेटर पे। 47,000 सर आ रहा है, आंसर सही है। कितना छोटा क्वेश्चन था, अब आप देख लीजिए, हमने यहीं पे सॉल्व किया है। अगर आप मेरे तरीके से चलते हो तो आप इतना सफल रहोगे इसको सॉल्व करने में। ठीक है, ठीक है सर। साफ कर दूं कैसे? इसको साफ कर दो सर। आइए, कहाँ आए सर? सॉल्यूशन पढ़ते हैं ना आपको। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी, स्टेप 1 ईआर कैलकुलेट करिए। ईआर कैलकुलेट आपने किया, कितना आया सर? 2,10,000 आया। कैसे हुआ पता है आपको? 2.5 लाख और 2 लाख विच एवर इज हायर, लेकिन स्टैंडर्ड है 2,10,000 की दीवार थी तो दीवार से आगे नहीं बढ़ सकते। एनुअल रेंट कितना होगा? 2 लाख माइनस अनरियलाइज्ड वाला डिडक्ट कर दिए जो 20,000 सेटिस्फाइड कर रहा था रूल 4 को, तो 1,80,000। कंप्यूट करेंगे ईआर और एनुअल रेंट, बट दोनों 12 महीने का होना चाहिए। तो ईआर तो 12 महीने का ही है, ये भी 12 मंथ का दिया है 2,10,000 रुपये। और एनुअल रेंट अगर 12 मंथ का लेते हैं तो 12 मंथ का एनुअल रेंट आता है सर 20,000 इंटू जल्दी बोलो, 20,000 इंटू जल्दी प्लीज यार 12, 2,40,000। तो इन द केस ऑफ द एक्चुअल रेंट 1,80,000 इज लोअर देन ईआर 2,10,000 ओनिंग द वैकेंसी सिंस ही हैड द प्रॉपर्टी नॉट वैकेंट लैंड वैकेंट, एक्चुअल रेंट वुड हैव बीन 2,20,000 हो जाती।
1,80,000 प्लस 40,000 बीइंग नोशनल रेंट फॉर फरवरी एंड मार्च, देयरफॉर रेंट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,80,000। सर 2,80,000, देखो देखो मैं हमने क्या किया था, हमारा भी तरीका सही है। हमने क्या यहाँ पे डायरेक्ट 2,40,000 लिया, लेकिन इन्होंने यहाँ पे 2,40,000 न लेके, मैं अगले क्वेश्चन में बताता, -20,000 लिया है। क्यों? वो 20,000 का डिडक्शन ही हमको इसलिए मिल रहा है बिकॉज हम रूल 4 को सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए 20,000 का डिडक्शन इन्होंने यहीं से ले लिया है। तो ये भी कोई गलत नहीं है, बल्कि इवन हम भी गलत नहीं थे, क्योंकि ये जो 2,20,000 फिगर ले रहे हैं ये क्या है, ये भी 12 महीने का रेंट ही ले रहे हैं। ये 12 महीने का रेंट ले रहे हैं ना। कैसे सर 12 महीने का रेंट? क्योंकि एक महीने का रेंट हमको मिला ही नहीं था। तो 12 महीने का रेंट कितना होता है? हमने यहाँ नोशनल रेंट ऐड किया है। आप अगेन वर्ड देखिए, नोशनल रेंट। हमने भी नोशनल रेंट लिया था, बस हमने 20,000 डिडक्ट नहीं किया था क्योंकि हम रफली वहां सॉल्व कर। ठीक है सर, चलिए सर। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्चुअल बेसिस पे 1,80,000 आ गई, कोई दिक्कत अभी तक नहीं है सर। म्युनिसिपल टैक्सेस पता है 2,50,000 का 8%। सर म्युनिसिपल टैक्सेस भी डिडक्ट होने के बाद 1,60,000 आता है। उसके बाद सर सिर्फ आपको फॉर्मेट वहां वाला लिख देना है, उसके बाद आप फिगर भरिएगा। मैं बता रहा हूं आपको अगेन, जो फॉर्मेट हमने आपको बताया था पेज नंबर हमारे 2 पे, जो फॉर्मेट हमने आपको बताया था, बस आपको ये फॉर्मेट पहले लिख देना है। ये फॉर्मेट आप पहले लिख दीजिए, उसके बाद बस फिगर भर दीजिए, आपका आंसर हमेशा राइट ही होगा और कोई भी चीज आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ सर समझ गए इतना। तो अब हम ग्रॉस एनुअल नेट एनुअल वैल्यू निकाल लिए, तो हमारे बस लेस डिडक्शन देना है और 24 ए का देना होता है जो 30% ऑफ एनएवी है, और बी इंटरेस्ट जो एक्चुअल पेमेंट की है, कोई लिमिट नहीं लगेगी, जो है 65,000, आपका 47,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया। यहां तक कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं हो सकती सर, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6, वाह सर इतना डार्क ये कैसे हो गया। Illustration number 6. P has one house property at Indranagar in Bangalore. She stays with her family in the house. The rent of the similar property in the neighborhood is 25,000. देखो पहली बात ये स्टे कर रहे हैं ना, तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड की नेट एनुअल वैल्यू होती है निल, क्योंकि म्यूनसिपल टैक्सेस नहीं, अरे यार नेट एनुअल वैल्यू निल है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निल माइनस म्यूनसिपल टैक्सेस कुछ होते ही नहीं है, और होते भी तो निल में से क्या डिडक्ट करोगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी निल और नेट एनुअल वैल्यू भी इसकी होती है निल। ठीक है, रेंट सिमिलर प्रॉपर्टी टू द नेबरहुड इज 25,000 पर मंथ, म्यूनसिपल वैल्यूएशन 23,000 पर मंथ, म्यूनसिपल टैक्सेस 8,000। देखो जब नेट एनुअल वैल्यू ही हमने निल कर दी है, तो आपको नहीं लग रहा है सर ये पता नहीं क्यों लिखा है, ये पता नहीं क्यों लिखा है, ये पता नहीं क्यों लिखा है। सर आईसीआई फेल करने के लिए साजिश भी रचती है। ठीक है, ठीक है सर। द हाउस कंस्ट्रक्शन began in April 2013 with a loan of rupees 20 lakh taken from SBI Housing Finance Limited 9% per annum on 1st of April 2013. The construction was completed on 30/11/2015. The accumulated interest up to 31/3/2015 is 3,60,000. On 31/3/2020 Purna paid 2,40,000 with include 1,80,000 as interest and there was no principal repayment prior to this date. मतलब 2,40,000 में से 1,80,000 टूवर्ड्स इंटरेस्ट दिया इन्होंने, और जो बचा खुचा रकम हुआ 60,000 टूवर्ड्स इन्होंने प्रिंसिपल दे दिया है। और हमने पढ़ा है कि सर हमको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का ही डिडक्शन मिलता है 24B में, ये तो खैर 80C में आप डिडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, तो इसके बारे में बात अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है सर, 24B हम यहाँ पे आ गए, विच इंक्लूड 1,80,000 ये था। देयर वॉज नो प्रिंसिपल रिपेमेंट प्रायर टू डिजिट, कंप्यूट पूर्णिमा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो आएगा नहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैंने क्या बताया था, बोलो 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 कि सर अधिकतर लॉस ही आता है, लॉस ही आएगा यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ लिमिट्स आएंगी। सर एक बात बताइए, हमने सर प्रायर डेट जो आपने बताया था 1 अप्रैल 2013 को लिया है, 1 अप्रैल 2013 को लिया है, तो 2013 के से लेके 31 मार्च 2015 तक ये 2 साल में सर 3,60,000 रुपए का भी तो सर इंटरेस्ट आया है। और आपने सर ऐसा कुछ बोला था ना सर कि इसको 1/5 में आप अलाउड कर देते हो। सर 1/5 में सर आप इसको अलाउड कर देते हो 5 सालों तक। हाँ तो ठीक है, तो 3,60,000 का 1/5 प्लीज आप करके देखिए अपने कैलकुलेटर पे, आता है सर एक फिगर 72,000 रुपए। तो 72,000 रुपए कब कब अलाउड हुआ होगा सर? 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2016 में हुआ, 17 में हुआ, 18 में हुआ, 19 में हुआ, सर 20 में भी ये 72,000 रुपए होगा अलाउड।
इसका मतलब 72,000 रुपये प्लस 1,80,000 रुपये। इस बार इंटरेस्ट का टोटल अलाउड कितना आता है, 2 लाख से एक्सीड कर गया। ये आपका आ रहा है 2,52,000 रुपये, बट मैक्सिमम अलाउड आपको 2 लाख का ही डिडक्शन होता है। मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो आएगा, इनकम की जगह यहाँ पे लॉस आएगी, वो 2 लाख रुपए की आएगी। अगर आप मेरे साथ इस लेवल तक पढ़ पाए हैं, देन आपका क्लास करना वर्थ इट है। वरना आपके बेटा माइंड में थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम हुआ, आप कहीं कुछ और सोच लिए हो, वरना कंसंट्रेशन आपने लूज किया था। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर श्रीमती पूर्णा। एक बात बताते हैं, आईसीआई के ये सीए एग्जाम्स क्रैक करना इजी है, इनकम टैक्स के पेपर के लिए इजी है, बट अप्रोच सही होनी चाहिए, और जो सही अप्रोच है उसी से इस समय आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो। ठीक है। एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस यूज्ड फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन नील आ गया, एनुअल वैल्यू नील आती है। 24 में सर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन लोन वाज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस ऑन 1/4/2099 एंड द सेम वाज कंप्लीटेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। इंटरेस्ट पेड ऑन पेबल सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकता है। इन दिस केस टोटल इंटरेस्ट 1,80,000 प्लस 72,000 क्यों 1/5 ऑफ 3,60,000 2,52,000 आएगा, लेकिन हमको मैक्सिमम 2 लाख तक मिल सकता है, इसलिए हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2 लाख आ गया। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, श्रीमती आर ओन अ हाउस प्रॉपर्टी एट अध्यार इन चेन्नई। चेन्नई में एक हाउस प्रॉपर्टी ली है। द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 5 लाख, फेयर रेंट 4,20,000 एंड स्टैंडर्ड रेंट 4,80,000। अगेन सर, इन दोनों में क्या ज़्यादा है, 5,20,000, लेकिन स्टैंडर्ड रेट से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब मेरा ये जो ईआर आया, ये आपका 4,80,000 रुपये आ गया। अब हम क्या देखेंगे, एक्चुअल रेंट, इन दोनों का फिर विच एवर इज हायर ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर 50,000 रुपये पर मंथ अप टू दिसंबर 2019। देयर आफ्टर द टेनेंट वेकेटेड द हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्रीमती आर यूज फॉर द हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपेंसी कर ली। ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन देखते हैं सर। 4,80,000 कैलकुलेशन बता दिया था आपको। कंप्यूट करते हैं अगर हम एनुअल रेंटल, तो क्या होगा, एनुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल फॉर द पीरियड लेट आउट लेस अनरियलाइज्ड रेंट एज पर रूल 4। तो रूल 4 के हिसाब से कितना अनरियलाइज्ड था, ये हम पढ़वे ही नहीं। रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर 2019 कुड नॉट बी रियलाइज्ड इन स्पाइट ऑफ द ओनर्स एफर्ट। ओनर के इफेक्ट करने के बाद भी रेंट नहीं मिला इस 2 महीने का, एंड ऑल द कंडीशन इज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल 4 आर सेटिस्फाइड। सारे की कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए। मतलब 50,000 रुपए का 2 महीने का हमें रेंट नहीं मिला, 1 लाख रुपए का हमको रेंट नहीं मिला, इसलिए 1 लाख की डिडक्शन मिलेगी। कितने महीने का रेंट मिला है सर, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 मंथ का सर हमको रेंट मिला है। मतलब 3,50,000 रुपये सर हमको रेंट मिले हैं। आइए, 3,50,000 हमको सर रेंट मिला है। बट आगे आइए, तो सर क्या ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल जो हमको एक्चुअल रेंट मिला वो 3,50,000 मिला, बट ये 12 महीने में हम इसका नोशनल रेंट भी जोड़ेंगे। देखिए, कंपेयर ईआर फॉर द होल ईयर विद द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल फॉर द लेट आउट पीरियड। लेट आउट पीरियड अगर होल ईयर, अगर ये लेट आउट पीरियड होल ईयर नहीं है, तो लेट आउट पीरियड जितना है उतने के लिए करेंगे। वहां हमने आपको एक तरीका बताया था, 12 मंथ का है तो 12 मंथ से करेंगे, जहां पे हमने नोशनल किया था। लेकिन लेट आउट पीरियड का, अगर लेट आउट पीरियड के बाद हम सेल्फ ऑक्यूपाइड किए हैं, पहली बात ये खाली नहीं रहा है घर, वहां घर खाली रह गया था, सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं किए थे, यहाँ घर खाली नहीं रहा है, हम खुद रहने लगे हैं, इसलिए केवल लेट आउट पीरियड तक का ही इफेक्ट लेंगे, केवल लेट आउट पीरियड तक का ही इफेक्ट लेंगे। तो लेट आउट पीरियड कितना है, लेट आउट पीरियड तक का कितना रेंट बनता है सर, 3,50,000 बन रहा है। तो विच एवर इज हायर, 4,80,000 हायर है। तो सर जीएवी इज द हायर ऑफ ईआर कंप्यूटेड फॉर द होल ईयर, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल अमाउंट ऑफ लेट आउट पीरियड 4,80,000 रहेगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू सर 4,80,000 आ जाएगा। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 12% ऑफ 5 लाख पेड बाय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। म्युनिसिपल टैक्सेस 12% ड्यूरिंग द ईयर हमने किया है, तो कितने म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है बेटा, 5 लाख का 12%, 60,000 आपने म्युनिसिपल वैल्यू ले ली 60,000 रुपीज़ की। नेट एनुअल वैल्यू आ गई आपकी 4,20,000 रुपये, 4,20,000 रुपये। सर म्युनिसिपल टैक्स यहाँ पे क्यों लिए हो, क्योंकि हम रहे तो सर केवल 9, उसने बाद में दिसंबर के बाद जैन फैब मार्च सर खुद रहा है, तो उसका म्युनिसिपल टैक्स क्यों डिडक्ट कर रहे हो, क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू है तो डिडक्ट कर रहे हैं। अगर ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील रहती थी तो नील से इसको डिडक्ट नहीं कर पाते थे ना, बट अगर अभी यहाँ ग्रॉस एनुअल वैल्यू है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का भी हम म्युनिसिपल टैक्सेस डिडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। इसीलिए इसके पहले जहाँ मैं बता रहा था ना, जीएवी नील है तो एनएवी भी नील मान लो, लेकिन माइनस डिडक्ट होता है, तो फिर मैं चुप हो गया था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी था यहाँ पे।
चलिए नेट एनुअल वैल्यू कितना हो गया 4,20,000। डिडक्शन 30% ऑफ 4,20,000 मिलेगी 1,26,000 और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 25,000 मिल जाएगा 1,51,000। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आगे सर थोड़ा पूरा क्वेश्चन तो पढ़ा दो ठीक है। शी हैड पेड इंटरेस्ट 25,000 ड्यूरिंग द ईयर ऑन अमाउंट बोरोड ऑन रिपेयर्स फॉर द हाउस प्रॉपर्टी। तो सर रिपेयर के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड होता तो भी 30,000 मैक्सिमम लिमिट होती है और 30,000 से कम ही 25,000 ही पेमेंट किए तो पूरा पूरा अलाउड है। कहीं कोई दिक्कत है बेटा? ये क्वेश्चन अब सब रिपीटेशन वाले क्वेश्चन आ गए हैं, सारे रिपीटेशन के क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। आइए नया क्वेश्चन पढ़ते हैं। गणेश हैज 3 हाउस, ऑल द हाउस आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। जैसे 3 घर है, तीनों घरों में रहते हैं। एक घर में जाके नाश्ता करता है ये, दूसरे घर में लंच करता है और तीसरे घर में जाके डिनर। मजाक था ठीक है सर। 3 हाउस लगे। द पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 आर एज अंडर। देखो अगर किसी ने 3 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है बट आपका जो इनकम टैक्स एक्ट है ना बोलेगी कि 2 ही घर सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे और तीसरे को जो एक घर बचा उसको हम लेट आउट एज्यूम कर लेंगे। ओके यस सर। और बड़े मजेदार भी क्वेश्चन है यार ये, आओ मजा करते हैं इस पे। म्युनिसिपल वैल्यूएशन 3 लाख, 3,60,000, 3,30,000। फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, डेट ऑफ कंप्लीशन एंड परचेजेस दिया है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया है, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द करंट ईयर दिया है, मतलब 30,000 की लिमिट दे दी। इंटरेस्ट फॉर द करंट ईयर ऑन मनी बोरोड इन जुलाई 2013 फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉपर्टी भी दे दिया यहाँ पे। चलो सर ये 30,000 की लिमिट तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, अगर हम लेट आउट के लिए बोले तो कोई लिमिट नहीं होती। हाँ सर लेट आउट के लिए कोई लिमिट नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट एज let us first calculate the income for each house property assuming that they are deemed to be let out। पहले हमको ये कैलकुलेट करना है ठीक है। आइए सर ये कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे सर म्युनिसिपल टैक्सेस एंड फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सर यहाँ पे तो मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये हो गया, GAV हम बता रहे हैं। दूसरी जगह सर इन दोनों में जो ज़्यादा हो बट इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सर 3,60,000 सर मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया। कैलकुलेट कर पा रहे हैं आप लोग इसी तरीके से? प्लीज टेल मी कि आप लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर पा रहे हैं? हाँ सर कर पा रहे हैं। अब इन दोनों में सर जो ज़्यादा हो, 3,30,000 ज़्यादा और 3,80,000, 3,80,000 ज़्यादा मतलब 3,75,000 ज़्यादा नहीं हो सकता, दीवार आ गई तो 3,75,000 हो गया। ये GAV आ गई। मेरी GAV में से म्युनिसिपल टैक्सेस है 12%, 8% और 6%। किसका? म्युनिसिपल वैल्यू का। तो 12,36, 3,36,000 सर ये चला गया। 3,50,000 माइनस 36,000 सेम इन दोनों को भी इनका परसेंटेज ले लिए। नेट एनुअल वैल्यू आ गई सर। अब नेट एनुअल वैल्यू आ गई तो डिडक्शन जो हमको मिलेगा 30% ऑफ NAV, मतलब इस फिगर का 3,14,000 का 30%, 3,31,000 का 30% और 3,55,200 का 30% सर हमको ये मिल गया डिडक्शन। सेम टू सेम वही फॉर्मेट है जो पेज नंबर 2 पे मैंने आपको बताया था। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सर एक्चुअल जितना कर रहे हैं विदाउट लिमिट अलाउड होता है। यहाँ 55,000 दिया था, यहाँ 1,75,000 दिया था। पूरा क्वेश्चन से डाटा उठाया और लगा दिया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर दी मैंने। ठीक है सर। सर अब ये की क्यों अभी बताते हैं आपको। अब रिक्वायरमेंट पढ़िए। कंप्यूट गणेश इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एंड सजेस्ट विच हाउस शुड बी ऑप्टेड बाय गणेश एज टू बी असेस्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड सो दैट द टैक्स लायबिलिटी इज मिनिमम। सर इनकम ज्यादा होगी तो टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आएगी क्या? हाँ, तो अब इनकम ज्यादा होगी तो टैक्स भी ज्यादा आएगा। इसलिए हमने पहले क्या किया, तीनों घर से होने वाली इनकम निकाल दी। ठीक है सर, वो मेरी तीनों घर से होने वाली इनकम निकल गई। अब सर हमें किसी दो घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड करना है तो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। हम हाउस 1 हाउस 2 को एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, हाउस 2 हाउस 3 को सर हम दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं और हाउस 1 एंड हाउस 3 को सर हम तीसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं। ये 3 कॉम्बिनेशन बने, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला। इन तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड बना देंगे तो उसके बाद हम चेक करेंगे किसमें मेरा सबसे कम इनकम आ रही है, उसी ऑप्शन को हम चूज कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन 1 हमने लिया, हाउस नंबर 1 और 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाया। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाया तो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए क्या लगता है, मैंने आपको बताया था लॉस ही आता है हमेशा, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट अलाउड हो जाता है। इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि इंटरेस्ट विथ लिमिट अलाउड होगा। क्या होगा? इंटरेस्ट विथ लिमिट। तो हाउस नंबर 1 में तो कोई इंटरेस्ट का खर्चा नहीं था, लेकिन हाउस नंबर 2 में इंटरेस्ट डिडक्शन जो 30,000 के लिए जाएगा, क्योंकि हमने हाउस नंबर 2 के लिए रिपेयर के लिए लोन लिया था। ठीक है सर, तो 30,000 तक का यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ गया। और तीसरे हाउस के लिए अगर हम लेट आउट मानते हैं तो उसका 73,460 रुपये इनकम आ गई। ठीक, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई सर। दूसरा अगर हमने लिया, दूसरा और तीसरा ये वाला हमने ऑप्शन लिया था,
दूसरे और तीसरे में लेते हैं तो दूसरे और तीसरे का सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट आएगा। तो हाउस 3 का इंटरेस्ट आता है 1,75,000 रुपये, क्योंकि 2 लाख तक अलाउड है, और हाउस 2 का आता है 30,000। बट दोनों मिला दो अगर तो आपका पहुंच जाता है 2,05,000 रुपये। बट हमको एक इंडिविजुअल को जिसके जितने भी हाउस लिए हो इसको 2 लाख से ऊपर डिडक्शन अलाउड नहीं है, तो 2 लाख की डिडक्शन मिल गई। लेकिन हाउस नंबर 1 से इनकम कितनी है सर? 2,19,800। तो 2,19,800 में से 2 लाख गया, 19,800 इनकी इनकम आ गई। यहाँ पे इनकम आ रही थी सर 43,640, यहाँ पे आ गई 19,800। अब सर तीसरा कॉम्बिनेशन, हम हाउस नंबर 1 और हाउस नंबर 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाएंगे, तो इसका मतलब इन दोनों का केवल और केवल इंटरेस्ट हमें डिडक्ट करना है। तो हाउस प्रॉपर्टी 1 में कोई इंटरेस्ट नहीं था तो इसकी कीमत नील हो गई, और हाउस प्रॉपर्टी 2 में 1,76,840 का इनकम आ रहा है। बट हम हाउस नंबर 2 की बात अभी छोड़ो। हाउस नंबर 3 में 1,75,000 रुपये का क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? बोलो बोलो सर। मेरा ये इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट तो अलाउड होता है, 24 भी यहाँ लग गया। बट सर हाउस नंबर 2 जिसको हम लेट आउट मान रहे हैं वो 1,76,840 इनकम है। 1,76,840 इनकम के आगे 1,75,000 का डिडक्शन ले लिया तो इनकम कितनी बची? 1,08,040 रुपये। आपको गेम समझ में आ रहा है? ये गेम था, पूरा पूरा गेम समझ में आ गया भाई। 3 घर थे, 1 2 3। एक बार हम माने कि इन दोनों को हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड लिया, दूसरी बार हमने क्या बोल दिया? दूसरी बार वी आर टेकिंग दैट कि हमने इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड लिया, और तीसरी बार हम कहते हैं कि हमने इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लिया। किन दोनों को सर? अरे इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लिया। तो इस तरीके से जिस दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड लिए उन दोनों में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का खर्चा अलाउड होगा, और तीसरे की इनकम तो हम निकाल ही चुके थे, तो इसके खर्चे को तीसरे वाले घर की इनकम से सेट ऑफ करना है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने पहले तीनों को लेट आउट मान के तीनों की इनकम निकाल ली थी। तो यहाँ पे क्या हुआ सर? सबसे कम इनकम जहाँ आएगी वहाँ सबसे कम टैक्स होगा। सबसे कम इनकम सर यहाँ पे तो 43,000 आ गई, यहाँ पे सर 1,840 आ रही है। इसका मतलब हम हाउस 1 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड बना लेंगे और हम सॉल्व कर लेंगे। सिंस क्वेश्चन 2 इज द ऑप्शन 2 इज द मोस्ट बेनिफिशियल, तो गणेश ऑप्ट करेगा इसी ऑप्शन को। हाउस 1 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड बताएगा और हाउस 2 को डिम टू बी लेट आउट बता देगा। हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज 1,08,040 रुपये। ओके ओके सर। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं। प्रेम ओन करता है एक हाउस इन मद्रास। मद्रास में भाई साहब एक हाउस ओन कर रहे हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 2/3 portion of the house was self occupied and 1/3 portion was the let out of the residential purpose to the rent of 8,000 per month. Municipal value of the property is 3 lakh per annum. Fair rent is 2,70,000 per annum. Standard rate is 3,30,000 per annum. सर भाई सर जी, म्यूनसिपल वैल्यू 3 लाख है, फेयर रेंट 270 है, बट स्टैंडर्ड 330 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 330 तो नहीं, बट म्यूनसिपल वैल्यू 3 लाख। मेरा एस्टिमेटेड रेंट कितना आ गया? 3 लाख आ गया। सर एस्टिमेटेड रेंट क्यों निकाल लो? क्योंकि चलो मैं एक फ़ोटो लेके यहाँ पे आपको समझा रहे हैं हम। आप ये देखिए, यहाँ पे हम डाला भी ER 3 लाख, ठीक है, और इसका 2/3 ऑफ पोर्शन इज हाउस वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड 1/3 पोर्शन वाज लेट आउट। इसका मतलब क्या है? ये देखिए, ये एक बहुमंजिला इमारत है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, या फिर पंजाबी में क्या बोलते हैं पता नहीं, बंगाली पता नहीं, हरियाणवी, मतलब अदर लैंग्वेज में तो मुझे नहीं पता। हाँ, एक अलग सी लैंग्वेज है इसमें, तल्ले पे तल्ले वाला घर। मजाक था बाबू। इसने बोला ना इस घर का 2/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है। 2/3, ये देखिए, मंजिल 1, मंजिल 2, मंजिल 3, तो मतलब 2/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ये जो हिस्सा जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इस पे हम बोल सकते हैं कि इस पे कहीं से भी रेंट नहीं आएगा, इस पे मतलब कुछ भी नहीं आएगा। ये जो हिस्सा सेल्फ ऑक्यूपाइड, अगेन देखो, अगेन प्लीज ब्लैक पेन यूज करें, नहीं सर रेडी यूज करो, ठीक है। अगेन ये जो हिस्सा सेल्फ ऑक्यूपाइड हमने किया, हमने बोला 2/3 हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर दिया, तो इस 2/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड पे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का खर्चा आएगा। मतलब बिजनेस, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का सिर्फ क्या आएगा? लॉस आएगा। हाँ सर, ये जो बचा 1/3 है ना, इसको हमने लेट आउट किया है। अब इस लेट आउट किया है तो इस लेट आउट पे सारे प्रोविजंस लग जाएंगे। तो हम सब कुछ घर का कैलकुलेट करें, घर की एनुअल रेंट, घर का वैल्यू, घर का सब कुछ कैलकुलेट करें और 1/3 कर दें, तो हम लेट आउट वाले का कैलकुलेट कर लेंगे। सेम वही कंसेप्ट यहाँ चलेगा। आइए, तो हमने 3 लाख जो ER निकाला है ना, ये घर का निकाला है, तो लेट आउट वाला जो 1/3 पोर्शन है उसके लिए कितना होगा? डिवाइड बाई या 1/3 कर दीजिए, तो 1 लाख रुपए आपका ER आ गया। 1 लाख रुपए। ठीक सर, आगे पढ़ा जाए। ही पेड म्यूनसिपल टैक्सेस 10% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर। तो
3 लाख का म्यूनसिपल वैल्यू आपकी 3 लाख है, तो म्यूनसिपल टैक्सेस 3% मतलब 30,000 होंगे। 30,000 म्यूनसिपल टैक्सेस आपने पे कर दिए और डिवाइड बाई यहाँ पे कितना कर देंगे आप, डिवाइड बाई 3 करेंगे क्योंकि सिर्फ लेट आउट वाले का निकालना है, तो आप 10,000 रुपये म्यूनसिपल टैक्सेस पे किए हैं। आगे आते हैं। A loan of 25 lakh was taken by him during the year 2015 for acquiring the property. Interest on the loan paid during the previous year 1920 was 1,20,000. Compute the Prem's income from house property for the assessment year 2021. अच्छा, जो 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड था, 2 पोर्शन 2/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड था सर, इसके लिए इंटरेस्ट का खर्चा ही हमको केवल अलाउड होता है। इसका इंटरेस्ट कितना है, तो 1,20,000 का 2/3 करें तो 4×3 = 80,000 का सर हमको क्या हो गया, इंटरेस्ट का। इसका मतलब इस वाली हाउस प्रॉपर्टी पे मैंने क्या बताया था, कई बार बता चुका हूं बाबू, यही 80,000 रुपया लॉस हो गया। हाँ सर, आइए कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। देयर आर 2 यूनिट्स ऑफ हाउस, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। 2/3 एरिया है यूज्ड फॉर self occupancy and throughout the year and no other benefit is derived from such unit, hence it will be treated as self occupied and the annual value is nil. Unit 2 1/3 area है, let out की है throughout the previous and its annual value is to be determined as per 23(1). सेक्शन 23(1) बताता है कि कैसे क्या करना है और हम सीख चुके हैं। हम पहले यूनिट 1 की बात करते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इसकी एनुअल वैल्यू नील होगी और डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ 24B में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट का मिलेगा। क्या मिलेगा, बोलो बोलो मेरे साथ, इंटरेस्ट का मिलेगा। क्या मिलेगा, फिर से इंटरेस्ट का मिलेगा जो 80,000 है। इसका मतलब सर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस यहाँ 80,000 हम बुक कर लिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है ये, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमने 80,000 रुपये बुक कर लिया है। अब बात करते हैं सर 2/3 वाले की, सॉरी 1/3 वाले की जो लेट आउट है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूट करें ईआर हमने कैलकुलेट करके आपको बता दिया था 3 लाख, तो 3 लाख का 1/3 1 लाख आ गया। ग्रॉस एनुअल रेंट तो हमने पढ़ा ही नहीं कितना है, रेंट तो हमें ध्यान ही नहीं है सर कितना, 8,000 रुपया महीना मतलब 12×96,000 रुपये का रेंट है। तो इन दोनों का हायर ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हायर 1 लाख रुपया हो गई सर। यहाँ पे देखिए जीएवी 1 लाख हो गई, 1 लाख जीएवी आ गई। अब इस पे सर डिडक्शंस भी कुछ मिलते हैं। पहला तो म्युनिसिपल टैक्सेस जाएगा और हमने कैलकुलेट किया है लेट आउट प्रॉपर्टी का 10,000 है, 10,000 म्युनिसिपल टैक्सेस आपने कर दिया, नेट एनुअल वैल्यू आ गई सर। अब 24 की डिडक्शन मिलती है, 24 में पहले तो 30% चल जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके बाद 24B का इंटरेस्ट पोर्शन जाएगा, लेट आउट प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट जो एक्चुअल पे की हो। तो 2/3 तो सर सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए था, तो लेट आउट के लिए 1/3 था जो कितना होता है 40,000 होता है। इसका मतलब सर -30%, तो यहाँ पे -30% कर दें और -40,000 कर दें, प्लीज चेक कितना आता है, 90,000 -30% -40,000 सर आपका आता है 23,000 रुपये इनकम आएगा। प्लीज चेक, हाँ सर 23,000 इनकम आई है, 30% और इंटरेस्ट जो 1/3 40,000 तो 23,000 इनकम आई है सर। बट एक हाउस प्रॉपर्टी पे हमको 80,000 का लॉस लग रहा है और दूसरे पे 23,000 की इनकम। एक हाउस प्रॉपर्टी पे 80,000 का लॉस लग रहा है और दूसरे पे 23,000 की इनकम, तो ये 80,000 का जो लॉस है इससे मेरी 23,000 की इनकम सेट ऑफ होके हमको 57,000 का लॉस दिखाएगी। क्या दिखाएगी, लॉस दिखाएगी। आइए देखते हैं, देखिए 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 लॉस अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 80,000 प्लस 23,000 इक्वल टू 57,000 ओनली। 57,000 का हमें लॉस हुआ है हाउस प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इलस्ट्रेशन 10 बोलता है मिस्टर आनंद सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन मार्च 19। इन जून 2019 ही रिकवर्ड रेंट ऑफ 10,000 फ्रॉम मिस्टर गौरव टू हुम ही हैड लेट आउट हिज हाउस फॉर 2 years फ्रॉम द अप्रैल 2013 टू 2000 मार्च। ऐसा बोलता है ना, इनके पास एक घर था प्यारा सा जिसको उन्होंने मार्च 2019 में बेच दिया। अब घर बेचने के बाद इनको रेंट मिल गया है, जो घर बेचने के पहले कोई टेनेंट रहता था उससे मिला है। ठीक है, ठीक है सर, और वो भी 2013 से 2015 के बीच का रेंट, 2013 से 2015 के बीच का रेंट 2019 में मिला है, वो भी किस महीने में, जून के महीने में, घर बेचने के बाद हमको मिला है। ठीक है सर, he could not realize 2 months of 20,000 from him and to the extent his actual rent was reduced while computing income from house property। ठीक है, उस समय ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से डिडक्ट हो गया था और आज मिल गया है 10,000 रुपये इनको मिला है। ठीक है, आज इनको कितना मिला है, 10,000 रुपये मिला है, इतना याद रखिएगा। और इनकम टैक्स एक्ट में जब जब पैसा मिला हो, जब जब पैसा मिला हो, चाहे जहां से मिला हो, इनकम टैक्स की आंखें लाल हो जाती हैं। वो कहता है हमें टैक्स दो, हमें टैक्स दो, हमें टैक्स दो, हमें टैक्स दो। याद रखिएगा, ये भले ही घर बेच दिया लेकिन इनकम टैक्स की आंखें यहाँ भी लाल हो गई हैं। जब जब पैसा मिलेगा इनकम टैक्स वाला आ जाएगा आपसे टैक्स मांगने के लिए। आपको यहाँ पे कितना मिला, 10,000 मिला। चलिए, फर्दर ही हैड लेट आउट द प्रॉपर्टी टू अप्रैल 2015। अब 2015 से 2019 के लिए भी इन्होंने लेट आउट किया था और 2019 पर जाके इन्होंने बेच दिया।
तो 2019 तक के बीच में सतीश जी को दिया था, जिन्होंने अप्रैल 2017 से इंक्रीज किया रेंट 12,000 से 15,000 रुपये पर मंथ। एंड द सेम वाज सब्जेक्ट मैटर टू डिस्प्यूट, और झगड़ा हो गया दोनों में, चले गए होंगे कोर्ट। ये सितंबर 2019 में मैटर वाज फाइनली सेटल्ड एंड मिस्टर आनंद रिसीव्ड 69,000 एज एरियर रेंट फॉर द पीरियड अप्रैल 2017 से फरवरी 2019। अब इनको ना अप्रैल 2017 में, मतलब अगेन ये सॉरी फरवरी 2019, इनको सितंबर 2019 में, जून में इनको 10,000 मिला और सितंबर 2019 घर बेचने के बाद 69,000 रुपीज मिल गए। घर बेचना कितना शुभ था इनके लिए, घर बेचने के बाद भी पैसे आ रहे हैं इनके पास, और जब घर इनका था तो इनको कोई पैसे नहीं देता था। वाह। वुड द रिकवरी of unrealized rent and arrear of the rent is taxable in the hands of Mr. Anand, and so in which year? देखो भाई, सीधी बात तो ये कि अगर पैसा मिला है तो भाई साहब इनकम टैक्स वाले तो आएंगे और आपसे टैक्स लेके जाएंगे, बट प्रभु जी, ये टैक्सेबल तब होगा जब ये एक्चुअल में रियलाइज होगा। ये टैक्सेबल जब होगा जो एक्चुअल में आपको मिला है, मतलब इन द प्रीवियस ईयर ऑफ 1920। ओके, आइए सर पढ़ लेते हैं। Since the unrealized rent was recovered in previous in 1920, the same would be, इसमें आप एक गलती भी करेंगे, अभी वो क्वेश्चन पॉइंट में बताऊंगा आपको। ये 79,000 आ रहा है ना, इसमें अभी आप गलती करने वाले हैं, क्वेश्चन पॉइंट अभी आपको लिखवाया जाएगा। The same would be taxable in assessment year 2021, मतलब प्रीवियस ईयर 1920, मतलब प्रीवियस ईयर 1920, ठीक है। अंडर सेक्शन 24A, irrespective of the fact that Mr. Anand was not owner of the house property. Further, the arrear of the rent was also received in previous year 1920 and hence the same would be taxable in the assessment year 2021 under section 25A, even though the Anand was not the owner of the house in that year. आप ओनर हो नहीं हो, पैसा मिला है तो हम टैक्स लेंगे, बात खत्म। ठीक सर जी। A deduction is 30% was unrealized rent recovered and arrear of the rent allowed while computing the income of house property of Mr. Anand. यही गलती आपसे होती है, यही क्वेश्चन का पॉइंट है कि जो अनरियलाइज्ड अमाउंट हमको आज रियलाइज हो गया, इस पे भी 30% का डिडक्शन तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? अनरियलाइज रेंट, जो पहली बात, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी फॉर मिस्टर आनंद फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। अनरियलाइज रेंट आपके 10,000 का आया था और जो एरियर रेंट था बढ़ने की वजह से 69,000, टोटल 79,000 का रेंट है। 30% डिडक्शन दे दो, 23,700। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 55,300 आ गई, और आप एक रेड मार्कर लेके यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, डिडक्शन 30% आपको देना है, जो आप भूल जाते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, इलस्ट्रेशन नंबर 11। सर इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आते हैं। मिस्टर ए co-owns a residential house property in Kolkata along with her sister Miss D, where her sister's family resides। मतलब एक घर है, co-owned हैं दोनों लोग, एक घर में एक पार्ट में इनकी सिस्टर रहती है। बोथ ऑफ देम हैव, रुक जाओ, जिस घर में, जो पार्ट वाइज की बात अभी की नहीं है, ये समझ लो एक घर है, ये भाई मिटा ही दो ना इसको, ये एक घर है, इस घर के ये दोनों को ओनर हैं, और इसमें इस घर में इसकी बहन डिम्पल की फैमिली पूरी रहती है। बोथ ऑफ देम वर इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी, सेम इज यूज्ड फॉर द सेल्फ ऑक्यूपेंसी। इंटरेस्ट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 50 लाख एट द 10% टेकन ऑन 1 अप्रैल 2018। 1/4/1999 के बाद, मतलब 30,000 और 20,000 वाली लिमिट, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपेंसी है तो सर 30,000 और 2 लाख वाली लिमिट, 20,000 नहीं सॉरी, 30,000 और 2 लाख वाली लिमिट फॉर एक्विजिशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। सर एक्विजिशन ली है, मतलब 2 लाख रुपए वाली, ठीक है। इन एडिशन मिस ए ओन्स अ फ्लैट इन पुणे विच शी एंड हर पेरेंट रिसाइड्स, जहाँ पे वो उसके पेरेंट्स रहते हैं, ठीक है। शी हैड टेकन अ लोन ऑफ 3 लाख ऑफ 12% ऑन 1/10/2018 फॉर रिपेयर ऑफ दैट फ्लैट। सर उस फ्लैट के रिपेयर के लिए ले रहे हैं, और वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब मैक्सिमम इंटरेस्ट 30,000 रुपये। यहाँ वाले पे सर मैक्सिमम इंटरेस्ट 2 लाख रुपये, क्योंकि एक्विजिशन के लिए लिया था। कंप्यूटर डिडक्शन विच वुड बी अवेलेबल टू मिस्टर ए एंड मिस डी अंडर सेक्शन 24B। तो सबसे पहले सर मिस डी के बारे में बात करते हैं। मिस डी अंडर सेक्शन 24B, क्योंकि मिस्टर ए तो 2 चीज होल्ड करके रखे, एक ये वाला घर भी होल्ड करके रखे और दूसरा पुणे वाला भी होल्ड करके रखे, तो मिस डी के बारे में पहले बात करते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B अवेलेबल टू मिस डी, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है उनका, तो सिर्फ और सिर्फ उनको
इंटरेस्ट की ही डिडक्शन मिलेगी। तो 50 लाख का 10% आता है 5 लाख। 5 लाख में 50% डी का है, तो 2.5 लाख रुपए डी का है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन 2 लाख की डिडक्शन, रिस्ट्रिक्शन 24 बी, डी को 2 लाख की डिडक्शन मिलेगी और डी के साथ कुछ नहीं होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन मिलती है, तो 24 बी की 2 लाख की डिडक्शन मिलेगी डी को, इसके अलावा डी के लिए कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं ए के लिए क्या क्या होगा। ए के पास 2 हाउस प्रॉपर्टी हो गई, एक जो को ओन्ड है और दूसरा जो पूरे में खुद ये रखे हैं। तो कंप्यूटेशन डिडक्शन रिस्ट्रिक्शन 24 बी, हमको सिर्फ डिडक्शन 24 बी निकालनी थी। तो पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन कलकत्ता जो है 5 लाख, लेकिन 2.5 लाख इनका हिस्सा है और रिस्ट्रिक्शन 2 लाख रुपए तक की है, बात खत्म हो गई। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन इन रिपेयर ऑफ द फ्लैट, ये 3 लाख पे 12% के हिसाब से 36,000 इंटरेस्ट आया, लेकिन रिस्ट्रिक्शन यहाँ 30,000 की है, 30,000। क्वेश्चन नंबर 2 या 3 जैसा ही है ये। टोटल इंटरेस्ट आपका कितना आ गया 2,30,000, लेकिन बेटा अगेन डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 बी इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 and 2 टू बी रिस्ट्रिक्टेड, 2 लाख से ऊपर की डिडक्शन मिल ही नहीं सकती, तो 2 लाख की डिडक्शन होगी। इन्होंने क्या बताया, 2 लोगों के बारे में बता दिया, एक आदमी एक ही प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, एक आदमी 2 प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, इंटरेस्ट के बारे में बता दिया और बोला कि हमको 24 बी में इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलेगा, सिर्फ ये कैलकुलेट करिए। पूरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू वगैरह या सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मत निकालेगा, सिर्फ 24 बी का इंटरेस्ट पूछा है और हम निकाल लिए। इनके लिए तो पूरा 2 लाख आ गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड था, और इन्होंने भी सेल्फ ऑक्यूपाइड 2 हाउस किए हैं, भले ही 2,30,000 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 लाख मैक्सिमम मिल सकता है एक पर्सन को। क्लियर है सर? क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। इवन आई पर्सनली थिंक ये चैप्टर सिर्फ आपको पास कराने के लिए बनाया गया है, इस चैप्टर में ऐसा एज सच कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन देखते हैं, मिस्टर रमन इज अ को ओनर ऑफ हाउस property along with his brother holding equal shares of the property. Municipal value of property 1,60,000, fair rent और ये सब कुछ मतलब दिया हुआ है, रेंट रिसीव्ड भी दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में ज़्यादा और एक्सपेक्टेड इतना होता है, मतलब ये वाला कैलकुलेशन मेरा ERA आ गया और 15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ इंटू 12 तो आता है 1,80,000, 1,80,000 रुपये। आगे देखते हैं, द लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज ज्वाइंटली टेकन फॉर द इंटरेस्ट चार्जेबल टू बैंक इज 25,000, आउट ऑफ दिस 21,000 वॉज हैज बीन पेड, इंटरेस्ट ऑन द अनपेड इंटरेस्ट इज 450। टू repay this loan, Raman and his brother taken a fresh loan of interest chargeable to this loan is 5,000. The municipal taxes is 51 has been paid by the tenant. ओके देखो, बहुत अच्छी बात तो ये है कि अगर टेनेंट ने म्युनिसिपल टैक्सेस पे कर दिए हैं तो पर्सन को नहीं मिलेगा इसके ऊपर डिडक्शन कोई भी। अगर टेनेंट ने म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए हैं तो जो ओनर था उसको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। और हाउस प्रॉपर्टी थी ये, इस हाउस प्रॉपर्टी को अगर आपने कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई लोन लगाया और लोन का पैसा, लोन का इंटरेस्ट आ गया, तो ये इंटरेस्ट ने एक्रूड बेसिस पे अलाउड होता है। एक्चुअल पेमेंट किए नहीं किए से मतलब नहीं, एक्रूड हो गया तो जो 25,000 एक्रूड हुए थे, भले ही पेमेंट 21,000 हुआ लेकिन एक्रूड 25,000 होगा तो 25,000 पूरा अलाउड होगा। दूसरी बात, इस लोन को रीपे करने के लिए, अगर फिर से कोई लोन ले लिए ना तो उस लोन का इंटरेस्ट भी अलाउड होता है। मतलब यहाँ पे लोन को रीपे करने के लिए लोन लीजिए, जिसका 5,000 इंटरेस्ट था वो अलाउड हो जाएगा। सीधी बात यही है, ठीक है सर, तो 5,000 भी अलाउड हो जाएगा। बट इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट 450 नहीं, ये नहीं होगा। कंप्यूट द इनकम ऑफ दिस प्रॉपर्टी एलिजिबल टू टैक्स इन हैंड ऑफ मिस्टर रमन। तो पहली बात, ग्रॉस एनुअल वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे आई, 1,60,000, 1,50,000, 1,60,000 आना चाहिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन की, स्टैंडर्ड रेंट की दीवार 1,70 की है तो 1,60 हो जाएगा, लेकिन एनुअल रेंट हमको कितना मिल रहा है 15,000 इंटू 12, 1,80,000। तो जो हमें ER तो ये आ गया 1,80,000, यहाँ पे आ गया तो 1,80,000 मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गई। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्सेस कुछ भी नहीं डिडक्ट होगा क्योंकि टेनेंट ने पे किया था। बट डिडक्शन 24 आ गया, फर्स्ट में 30% ऑफ NAV आ जाएगा और दूसरा इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन पे हमको इंटरेस्ट कितने का पड़ा, इस चीज को देखें, 25,000 रुपए का सर ये है और 5,000 रुपए का, मतलब 30,000 टोटल। अगेन सोचिए किया 30,000 टोटल, और ये कंस्ट्रक्शन का था, कोई बात नहीं। तो 25,000 का लोन टेकन फ्रॉम बैंक और फ्रेश लोन 30,000 का, तो रुपए ओल्ड लोन 5,000, ये 30,000 का टोटल हमको डिडक्शन मिलेगा। मतलब यहाँ पे 54,000 लिख सकते हैं और यहाँ पे 30,000 लिख सकते हैं। 84,000 का डिडक्शन मिलेगा। 1,80,000 में से 96,000 रुपये क्या होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 96,000 रुपये क्या हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 96,000 क्या हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
लेकिन यहाँ पे आपसे होगी गलती, क्योंकि हमको केवल मिस्टर रमन के हैंड्स में करना है, तो रमन के हैंड्स में 50% ही शेयर टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ मिस्टर रमन होगा, 48,000 रुपये। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए। ये सर क्वेश्चन क्या कंसेप्ट का है? ना ना ना, सिली मिस्टेक का भी हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं जो सिली मिस्टेक हो सकती है। ठीक है सर, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये सर। चलिए ये इसका नोट्स पढ़ लेते हैं। नोट नंबर 2 कहता है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इज लाउबल एज अ डिडक्शन सेक्शन 24 ऑन एक्रूवल बेसिस। हमने क्या बोला? हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट एक्रूवल बेसिस पे ही जाता है। Further, interest on fresh loan taken to repay the old loan is also allowable as deduction. However, interest on unpaid interest is not allowable. Interest on unpaid interest पे जो interest पे कर रहे हैं वो कहीं से allowed नहीं है 24 के अंदर। दूसरी बात कहता है सेक्शन 26 प्रोवाइड दैट वेयर अ हाउस प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय 2 और मोर पर्सन हुज शेयर्स आर डेफिनेट, जिनका शेयर पता है कि कितना है, देन ascertainable the share of each such person in the income of house property as computed in accordance with section 22 to 25 shall be included in the respective total income। भाई साहब कोई बड़ी बात नहीं है, इन्होंने सीधे कहा प्रोपोर्शनेट करते हैं। ठीक है, ये पूरी लाइन लिखी है लेकिन एक्चुअल में क्या करते हैं? प्रोपोर्शनेट। Therefore, 50% of total income from house property is taxable in hands of Mr. Raman since he is equal owner of the property. Okay sir? Yes sir. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत आसानी से निकलने वाला है अपना ये चैप्टर। मिस्टर एक्स ओन करते हैं 1 रेसिडेंशियल हाउस इन मुंबई। मुंबई में रहते हैं ये, और जो इनका हाउस के 2 आइडेंटिकल यूनिट है, समझ लीजिए डबल स्टोरी मकान है ये, 2 आइडेंटिकल यूनिट है। फर्स्ट यूनिट ऑफ हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। पहली बात तो ये कि यहाँ पे आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गए, और मिस्टर एक्स एंड अनदर यूनिट इज रेंटेड फॉर 8,000 रुपये पर मंथ, मतलब 12,98,96,000 रुपये का आपको यहाँ से रेंटल आता है। ठीक है सर। द रेंटल यूनिट वॉज वैकेंट फॉर 2 मंथ ड्यूरिंग द ईयर एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस ऑफ द प्रीवियस ईयर 1920 वॉज एज फॉलोज। 2 महीने के लिए 8 8 16 16,000 रुपये डिडक्ट कर दो, क्योंकि भाई वैकेंट था, मतलब इसकी वैल्यू अब कितनी आ गई? 80,000 रुपये। मेरा एक्चुअल रेंट कितना है? 80,000 रुपये। ठीक है सर। स्टैंडर्ड रेंट 1,62,000 रुपये पर एनम था, 1,90 था, 1,85 था, तो स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं हो सकता कुछ भी, मतलब यहाँ पे 1,62,000 रुपये स्टैंडर्ड रेंट होगा 2 यूनिट का। तो केवल और केवल वो यूनिट जो हम लेट आउट किए हैं उस यूनिट के लिए क्या आएगा? 1,62 डिवाइड बाई 2 अगर आप करते हैं तो 81,000 रुपये आएगा। आइए देखते हैं, 81,000 रुपये आएगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट इज हायर देन म्युनिसिपल वैल्यूएशन, तो ये आ गया। और दूसरा एक्चुअल रेंट 96,000 था, तो 96,000, तो मतलब हम रेंट एक्चुअल रेंट लेंगे, लेकिन एक्चुअल रेंट हमको मिला कितना है? 80,000। बिकॉज सर 16,000 मेरा अनरियलाइज्ड रहा, तो 80,000 को हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू बना लिए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम 80,000 को बना लिए। आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया है। आइए उसके बाद बात करता है ये म्युनिसिपल टैक्सेस पेड किए हैं मिस्टर एक्स 15% म्युनिसिपल वैल्यूएशन का। म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितनी है सर? 1,90,000। तो 1,90,000 का 15% अगर किए हैं तो म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए हैं सर हम 28,500 रुपये। 1,90,000 रुपये का 15% यही आता है सर। 28,500 को भी सर लेट आउट वाले के लिए अलग जाएगा और सर सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए अलग जाएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड में सर इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट लेट आउट में सर इसका डिडक्शन मिलेगा। तो 28,500 डिवाइड बाई 2 करेंगे सर 14,250 रुपये आपका म्युनिसिपल वैल्यू आया, म्युनिसिपल टैक्सेस आया। ठीक है। लाइट एंड वाटर चार्जेस, अरे ये तो पक्का रेंटल का क्वेश्चन है भाई, मजा आ गया क्वेश्चन देख के। लाइट चार्जेस दिया, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दिया, लीज मनी दिया, इंश्योरेंस चार्जेस दिया, रिपेयर्स दिया, सब कुछ दे दिया भाई, मजा ही आ गया, सब कुछ दे दिया, वाह। बट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल तो सर 24B में जाएगा, बट ये सब जो दिया है ना 15,000, ये लाइट का खर्चा, लीज, इंश्योरेंस, रिपेयर, ये सब कुछ 24A ये जो मिलता है ये इन्हीं का 30% अलाउड होता है, इसलिए इसको अलग से फिर अलाउड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, इसको काट देंगे तुरंत। बड़ा मजेदार क्वेश्चन था यार ये तो। ठीक है सर जी। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लिए, अब लेस म्युनिसिपल टैक्सेस निकालेंगे। 15% ऑफ 96,000 14,250। 14,250 कैसे आया मैंने आपको कैलकुलेट करा दिया है। ठीक है, 50% था वो। नेट एनुअल वैल्यू आ गई जब हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्सेस डिडक्ट कर दिया। डिडक्शन 24%, इसका 24 के अंदर 30% ये डिडक्शन हो गई। और इंटरेस्ट के साथ कितना जाएगा? 1,500 रुपया पर महीने है, तो 1,500 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 करेंगे क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड था, तो 750 रुपये 12 महीने के लिए 9,000 का इनका ये आ गया। 9,000 रुपये इनको लोन का मिल गया, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो 19,725 प्लस 9,000 28,725 डिडक्शन मिल जाएगा। टोटल टैक्सेबल लेट आउट पोर्शन आ गया 37,000
₹25। यहाँ तक क्या कोई दिक्कत है सर? यहाँ तक कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट की। 50% ऑफ टोटल एरिया, सी नोट बिलो। 50% टोटल एरिया है तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सिर्फ मिलेगा ₹9,000, जो उसका लॉस आएगा, हाउस प्रॉपर्टी लॉस का। सेल्फ पे लॉस आया है और ऊपर वाला टैक्सेबल है, इसका मतलब 37,025 में से 9,000 डिडक्ट कर दो, मेरा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई ₹28,025। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, इससे कुछ नहीं हो सकता बच्चा। ठीक सर। नो डिडक्शन विल बी अलाउबल सेपरेटली ऑफ लाइट, वाटर चार्जेस, मनी, लीज मनी पेड और इंश्योरेंस चार्जेस और रिपेयर्स। क्यों? क्योंकि सर इन्हीं के बिहाफ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% 24 में मिल जाती है। ये जो मिली है ना, ये इन्हीं सब चीज़ों के बिहाफ पे हमेशा दिया जाता है 24 में, फर्स्ट में। ये मैंने आपको बताया था, जो पेंटिंग वेंटिंग वाला एग्जाम्पल बताया था, मैंने आपको बताया था ये चीज़। मिस्टर विवेक ओन अ हाउस प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट 96,000, 1,26,000, 1,08,000 पर एनम। तो सर स्टैंडर्ड रेट 1,08,000 है, तो इससे ऊपर हो नहीं सकता। मतलब मेरा एक्सपेक्टेड रेंट जो है सीधी सीधी बात सर 1,08,000 यहीं पे फिक्स कर लिए। ठीक है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 1920 1/3 ऑफ द पोर्शन ऑफ द हाउस वॉज लेट आउट। 1/3 वाला भी हमने पढ़ा था, उसी की बात कर रहे हैं। 1/3 लेट आउट है, 2/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है। रेसिडेंशियल पर्पज मंथली रेंट ऑफ ₹5,000, ₹5,000 आता है, मतलब मंथली रेंट कितना आ रहा है? मंथली रेंट आ रहा है सर ₹60,000। ओके। Remaining 2/3 portion was self-occupied by him. Municipal tax 11% of municipal value was paid during the year. The construction of the house of June 2012 and was completed 31 मार्च 2015। 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया। ठीक है सर। इंटरेस्ट के पोर्शन की डिडक्शन मिलेगी। ओके। विकास टू का लोन ऑफ 1 लाख रुपीज ऑन 1/7/2012। सर 1/7/2012 से 31 मार्च 2015 तक के मंथ कितने होंगे? प्लीज कैलकुलेट करके आप मुझे बता देंगे? सर कैलकुलेट करते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 31 मार्च 2013 तक तो सर 9 महीने हुए। फिर 31 मार्च 2014 तक 12 और 2015 तक 12, 12, 12, 24 प्लस 9, 24 प्लस 9, टोटल आपके 33 महीने हो गए। 33 मंथ प्रायर पीरियड है। मतलब जब यहाँ लोन लिए, यहाँ हमने लिया लोन लेके घर बनवा रहे हैं 33 महीने लग गए घर बनवाने में। ठीक है, घर बनने में 33 महीने लग गए। तो ये जो प्री कंस्ट्रक्शन का 33 महीने का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है, ये भी 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउड होता है। बात हो चुकी है इस पे। यस सर। ही पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 12% पर एनम एवरी मंथ, सच इंटरेस्ट वॉज पेड। तो 1 लाख का 12% कितना होता है? 1 लाख का 12%, ₹12,000 सालाना इंटरेस्ट आता है। ठीक है सर। कंप्यूट इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर विकास फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए पहले हम निकाल लें सर। सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए पहले निकालते हैं। चलो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए कुछ भी नहीं आएगा सर। सेल्फ ऑक्यूपाइड 24B के अंदर लॉस आएगा, और लॉस कितना आएगा? इस महीने, इस साल इस साल हमने 12,000 का इंटरेस्ट भरा है, प्लस प्री पीरियड का 1/5 प्री पीरियड ₹12,000 का इंटरेस्ट 12 महीनों के लिए। तो 33 महीनों के लिए कितना था? प्लीज कैलकुलेट करिए। 12,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 33, तो 33,000 का 1/3 हमको इस साल अलाउड होगा, डिवाइड बाई 3 सर 3,000, मतलब 15,000 का सर हमको खर्चा इस बार इंटरेस्ट का अलाउड होगा। तो 15,000 आया है क्या? 12,400 आया है। कहीं दया कुछ तो गड़बड़ हमने की है। की क्या है गड़बड़? अब ये देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं। कुछ कैलकुलेशन गलती की हमने। सेल्फ ऑक्यूपाइड 2/3, अरे यार 2/3 है, हमने 2/3 नहीं किया था, यही गलती की हमने। क्षमा करिए, माफ करिए। 15,000 का 2 डिवाइड बाई 3 कितना होता है? तो भी नहीं आ रहा है सर। कुछ गलती किया है हमने क्वेश्चन को पढ़ने में, क्योंकि रात के 2 बजे आपकी ये रिकॉर्डिंग चल रही है, कहीं कुछ हुई है। 1 सेकेंड मुझे आप टाइम दीजिएगा ज़रा, मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन निकालते हैं 2/3। नेट एसेट, नेट वैल्यू तो नील आएगी। डिडक्शन सेक्शन 40B कुछ नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन सी नोट बिलो 18,600 का 2/3। 600 कैसे आया? देखिए मैं भी आप ही के साथ पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। नोट इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन 1/4/2019 से 31/3/2020 तक का 12,000 लोन आया था, लेकिन प्री पीरियड का लोन 12% के हिसाब से 33 महीनों का 33,000 आया था। तो 33,000 का तो 1/5 इनको मिल जाएगा। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड होता है, जो 6600 आ रहा है। सर हम कुछ गलत तो नहीं किए थे? 6600, हाँ सर ये सही आ रहा है, हमने भी यही कैलकुलेट किया था। फ्रॉम द ईयर कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन डेट इज 15-16। जब टोटल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? 12,000 प्लस 6600। सर हमसे क्या गलती हुई थी? 3,000 कैसे? ओहो 33,000 का 2/3 करना था यहाँ पे। 33,000 का
डिवाइड बाई 3 करना था। ओके रुक जाओ 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 33,000 का हमने यहाँ 3 कर दिया था, यही गलती की थी। कहाँ गया क्वेश्चन बेटा? प्री 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 कंस्ट्रक्शन पीरियड का 33,000 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है ना, ये तो ठीक है ना सर? 33,000 इंटरेस्ट आ रहा है, हाँ 33,000 इंटरेस्ट आया 33 महीने के लिए, एक महीने का 12,000 था। तो ये 1/5 होगा, तो 33,000 डिवाइड बाई 5 अगर आप करेंगे, वहाँ मैंने 3 दबा दिया था इसलिए नहीं आया, तो ये 6600 आएगा। देखिए आंसर सही आ गया, हमारा आंसर आ गया 12,400 को हमको लॉस हुआ सेल्फ ऑक्यूपाइड पे। अब लेट आउट पे अगर आप निकालें तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी है? एक्चुअल रेंट माइनस और एक्सपेक्टेड रेंट। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट 36 था, एक्चुअल रेंट 60,000 था, तो 60,000 आएगा। तो 60,000 हायर ऑफ द एबव में आएगा। ठीक है, ठीक है सर, बट चलो ठीक है, 60,000 आ गया। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी हो गई? 60 म्युनिसिपल टैक्सेस 60,000 का, तो मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया सर। ये कैलकुलेशन आपको पता है, बहुत बार बता चुके हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस कितने मैंने पे किए हैं सर? म्युनिसिपल टैक्सेस हमारे पे हुए हैं 11% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू सर हमारी है 96,000। 96,000 का 11% कृपया करके आप लोग निकालने का कष्ट करें तो 10,560 आता है, और 10,560 का 1/3 आता है सर 3,520 रुपये। तो 3,520 रुपये, क्योंकि 1/3 पोर्शन ही लेट आउट है। ओके सर, अब ये आ गई मेरा, अगर मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू पता है म्युनिसिपल टैक्सेस, नेट एनुअल वैल्यू, इसमें इसका 30% और जो लोन का पोर्शन था उसका 1/3। लोन का पोर्शन आया 12,400, अगर 2/3 है तो 12,400 अगर 2/3 है इंटू 3, तो 1/3 कितना होगा? तो 1/3 आएगा सर 12,400। 12,400 अगर 2/3 है तो 1/3 कितना आएगा सर? 62। ठीक है, 18,600 का ही तो 2/3 निकाले हो आप, 18,600 का। ठीक है, ये भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपको निकालने आ चुका है, आ गया टोटल आपका आंसर। कुछ नहीं करना था, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लॉस निकाल लिए, और इस वाली प्रॉपर्टी का हमें पता है 60,000 कहाँ से है, म्युनिसिपल टैक्सेस कहाँ है, ये सब कहाँ से आया, 30% एनएवी याद हो चुका है। इंटरेस्ट हम प्राइस के पहले कैलकुलेशन सीख चुके थे, जब यहाँ पे हमने सीखा था। हमारा आंसर निकल गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 20,936 आया है, और लॉस यहाँ पे आया है इस वाली का 12,400। दोनों को आप सेट ऑफ करके एक जगह चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मिसेस रोहिणी रवि, अ सिटीजन ऑफ यूएसए की बंदी आई है यहाँ पे। इन अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आर बट ओ आर है इन इंडिया। अगर ये ओ आर है तो पूरे ग्लोबल वर्ल्ड की इनकम इनके लिए इंडिया में टैक्सेबल हो गई। ठीक है सर। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 1920 शी ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी एट लॉस एंजलिस में ये हाउस प्रॉपर्टी रखती है भाई साहब यूएसए की, विच इज यूज्ड फॉर हर रेसिडेंस। द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इज $20,000 एंड द वैल्यू ऑफ $1 इज 65। तो 20,000 इंटू 65 आप कर सकते हैं क्या? मेरे लिए प्लीज कर लीजिए, करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 13 लाख रुपए आ गए सर। ठीक है। शी टुक ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ अ फ्लैट एट चेन्नई। ये आई हैं 1 जुलाई 2019 को चेन्नई में, तुरंत इन्होंने एक फ्लैट ले लिया, इनके पास बहुत पैसा है। ओके। विच इज यूज्ड फॉर सेल्फ ऑक्यूपेंसी विच while she is in India, the flat used for her for 7 months only during the year ended 31st March 2020। ठीक है, 7 मंथ कैसे सर? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने तो हुए हैं, लेकिन इन्होंने यूज़ केवल 7 महीने किए हैं। जुलाई से मैंने जोड़ा 9 मंथ। ठीक है, कहाँ से मैंने जुलाई से 9 मंथ जोड़ा था। ठीक है सर। द म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 32,000 पर मंथ। हाँ, 32,000 रुपये पर मंथ म्युनिसिपल वैल्यूएशन है, एंड द फेयर रेंट इज 4,20,000। सर सेल्फ ऑक्यूपाइड के बारे में ये सब लिख के आपको क्या कर रहा है? आपको कह रहा है कि आप गलत करिए क्वेश्चन, बट क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड है ये। सी पेड द फॉलोइंग कॉर्पोरेशन ऑफ चेन्नई, प्रॉपर्टी टैक्स, सीवरेज टैक्स। सर कोई मतलब नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कोई मतलब नहीं इस चीज़ से भी। शी हैड टेकन अ लोन फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक। सर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इससे तो मतलब है लोन का फिर भी डिडक्शन मिलता है। इन जून 2017 फॉर परचेजिंग दिस फ्लैट इंटरेस्ट ऑफ लोन वॉज एज फॉलोज। प्रायर पीरियड ऑफ 1/4/2019 के पहले कितना लिया है सर? 1/4/2019 के पहले 49,200 का लिया है। 1/4/2019 से 30/6/2019 और 1/7/2019 से 31/3/2020 इन्होंने 1,31,000 और 50,800 लिया है। मतलब जिस ईयर में ये रहने आ गई हैं उस ईयर में इन्होंने 2019-20 का इन्होंने कितना ले लिया है? फ्लैट इन्होंने 1/4/2019 में परचेज किया है ना, देख लो यहाँ पे लिखा है शेड टू, ये परचेज कर लिया, डायरेक्ट टू का पोजीशन किया है। ठीक है, तो 2019-20 का टोटल अगर इंटरेस्ट देखें तो 50,000 प्लस
1,31,300 और उसके पहले का लोन है 49,200, काम खत्म। शी हैड हाउस प्रॉपर्टी एट बैंगलोर विच ही सोल्ड फॉर मार्च 2016। इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस शी रिसीव्ड एरिया रेंट ऑफ 60,000। जो मार्च 2016 में बेच दिया, अगर एरिया रेंट मिला है तो इस पर भी 30% का डिडक्शन देके इसको टैक्सेबल बना देते हैं, ठीक है सर। दिस अमाउंट हैज नॉट बीन चार्ज टू टैक्स अर्लियर। कंप्यूट द इनकम चार्जेबल फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस रोहिणी रवि फॉर द 2021। सर एक बात बताइए कि हम दो हाउस को रेसिडेंशियल हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड बना सकते हैं? हाँ सर, दो हाउस को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड बना देती हैं। मतलब यूएसए वाले हाउस को भी हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड बना लिया, और जो चेन्नई में रह रहे हैं उस हाउस को भी हम सेल्फ ऑक्यूपाइड बना लिए। ओके सर, ये दोनों हाउस हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड बना लिया। दूसरी बात सर हम क्या कह रहे हैं, लेट आउट का टेंशन ही खत्म। दूसरी बात, जो हमको 60,000 का इंटरेस्ट यहाँ मिला है, एरिया रेंट मिला है, इस पर 30% डिडक्शन दे देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हम देते हैं 24A में, और बाकी का अमाउंट जो आता है 60,000 माइनस 30% डिडक्शन करने के बाद जो 42,000 रुपीज़ आते हैं वो सर हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, बस इतना ही है। चलिए आइए पढ़ते हैं। सिंस द एसएससी इज अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, हर ग्लोबल इनकम वुड फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, दैट इज इनकम earned in India as well as outside India will form part of her total income। सही बात है, पूरे दुनिया की इनकम इनके लिए इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। She possess self-occupied house at Los Angeles and as well as Chennai। She can take benefit of nil annual value in respect of both the house properties। दोनों को self occupied बता सकती है, ठीक है सर। As regard of our house, area of the rent will be chargeable to tax as a income from house property in the year of receipt under section 35, लेकिन 30% का deduction from the area rent shall be allowed। ठीक है सर, ये तीन बातें हमने बहुत से क्वेश्चनों में कर ली हैं। अकॉर्डिंगली द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिसेस रोहिणी रवि क्या आ रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी लॉस एंजलिस वाले के लिए निल आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने ओन हाउस प्रॉपर्टी चेन्नई में ली है उसके लिए एनुअल वैल्यू निल आएगी, बट डिडक्शन किसका मिलेगा, 24 का निल। 24B इंटरेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, 24B इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 1,99,950 कहाँ से अभी हम बताते हैं आपको। तीसरी देखिए, एरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंगलोर प्रॉपर्टी जो हमको मिला है 60,000 का डिडक्शन, 18,000, 60,000 का एरिया रेंट, 18,000 डिडक्शन मिल गया, 30% 42,000 टैक्सेबल आ गया। 42,000 टैक्सेबल सर कहाँ से आ गया, हमने यही निकाल लिया था सर। अब मेन खेल सिर्फ बचा है कि 1,91,940 कहाँ से आ गया, वो भी हम आपको बता चुके हैं। देखिए 1,31,300 इस बार का रेंट है, करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना है, इतना कहाँ से आया सर, 1,31,300 और 50,800 एक साथ 2019 से 31/3/2020 तक और 1/4/2019 से 31/6/2019 तक, ये पूरा एक साल है ना, प्रीवियस 19-20। तो करंट ईयर का कितना गया सर, 1,31,300 प्लस 50,800 मतलब 1,82,100। और प्री कंस्ट्रक्शन का ये कहाँ गया यार सर, ये रहा प्री कंस्ट्रक्शन का, ये रहा क्या 49,200। प्री कंस्ट्रक्शन का कितना है 49,200। अगेन देखिए प्री कंस्ट्रक्शन का 49,200, तो प्री कंस्ट्रक्शन की पीरियड का 1/5 अलाउड होता है, तो 1/5 कितना आएगा, 49,200 डिवाइड बाई 5 करके कृपया करके हमें बताने का कष्ट करें। 9,840 आता है सर, तो यहाँ 9,840 आ गए, इन दोनों को ऐड कर दिए तो यही 1,91,940 आया, यही 1,91,940 आया यहाँ पे। क्लियर है सर, क्रिस्टल क्लियर हो गया हमारा। अब इस मजेदार क्वेश्चन नंबर 5 जो दो भाइयों के बारे में बात करता है, एक भाई है अरुण, एक भाई है बिमल, एंड को ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी विथ इक्वल शेयर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 1998 और 1999। सर 1999 के पहले की बात कर दिए, कुछ भी कह लीजिए, इस पे डिडक्शन 30,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगी फॉर द पर्पज ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ये बात यहीं पे क्लियर हो गई। द प्रॉपर्टी कंसिस्ट 8 आइडेंटिकल यूनिट एंड इज सिचुएटेड एट कोचिन। सर ये देखिए, ये एक प्रॉपर्टी है, 1 2 3 4 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आइडेंटिकल यूनिट है, मतलब 8 फ्लैट्स बने हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 ईच कोनर ऑक्यूपाइड 1 यूनिट ऑफ रेसिडेंस एंड बैलेंस ऑफ 6 यूनिट वर लेट आउट एट अ रेंट ऑफ 12,000 पर यूनिट पर मंथ, मतलब 12,000 पर यूनिट पर मंथ। 12,000 इंटू 6 यूनिट है, इंटू पर मंथ इंटू 12 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये लोग ये 2 यूनिट तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड कर दी है, और बाकी की जितनी भी यूनिट है 1 2 3 4 5 6 इन्होंने लेट आउट कर दी। यहाँ तक का क्वेश्चन इतना समझ में आया? हाँ सर आया।
म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज 9 लाख एंड द म्युनिसिपल टैक्सेस इज 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। 20% म्युनिसिपल वैल्यू का म्युनिसिपल टैक्सेस है। टैक्सेस कितना है सर? म्युनिसिपल टैक्स आप यहाँ कैलकुलेट करिए, 9 लाख का 12% मतलब 1,80,000 रुपये म्युनिसिपल टैक्स है। ठीक है सर। सर ये जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है इसमें 8 फ्लैट हैं, 8 फ्लैट में से 2 फ्लैट ये लोग खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आप कृपया करेंगे 2 डिवाइड बाई 8 इंटू 100 करने का? कितने परसेंट प्रॉपर्टी एक्वायर्ड कर रखे हैं? सेल्फ ऑक्यूपेशन प्रॉपर्टी का कितना प्रतिशत है सर? सेल्फ ऑक्यूपेशन प्रॉपर्टी का 25% है, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का 25% है। जहां पे भी कैलकुलेशन करनी है हम 25% चीज़ों से करेंगे। और लेट आउट मतलब रेंटल जो कि है, लेट आउट प्रॉपर्टी कितनी है सर? 75%। जो जहां का कैलकुलेशन करेंगे 75 और 25 में हम डिवाइड कर देंगे इंटरेस्ट को। ठीक है सर। और म्युनिसिपल टैक्सेस को भी। ठीक है सर। विच आर पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है। द अदर एक्सपेंसेस, रिपेयर कोई मतलब नहीं है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन इसी के लिए मिलता है। इंटरेस्ट कोई मतलब नहीं है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन इसी के लिए मिलता है। काट दो इन दोनों को। लेकिन इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 3 लाख, ये तो चलेगा सर। इसके लिए हमको 24 भी देखना पड़ेगा। वन ऑफ द लेट आउट यूनिट रिमेन्ड वैकेंट फॉर ड्यूरिंग द ईयर। एक ही यूनिट रही है ना, तो 12,000 है रेंट। हाँ 12,000 वाली एक यूनिट मतलब 12 चौक 36,000 रुपये हमको रेंटल नहीं मिला, वैकेंट था। ठीक है, डिडक्ट हो जाएगा 36,000 वहाँ से। अरुण कुड नॉट ऑक्यूपाई हिज यूनिट फॉर 6 मंथ। अरुण खुद के घर में नहीं रहा, एज वेज ही ट्रांसफर्ड चेन्नई, और चेन्नई चला गया। ही डज नॉट ओन एनी अदर हाउस। इससे कोई मतलब नहीं, इस लाइन का कोई इंप्लीकेशन अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। द इनकम अदर इनकम मिस्टर अरुण एंड मिस्टर विमल आर 2,90,000 and 1,80,000 respectively for the financial year 1920. Compute the income under the head of PGB करें, in the head of house property and total income of 2 brothers for the assessment year 2021. टोटल इनकम भी निकालनी है और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी निकालनी है। तो सर अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल के हम इनकी अदर इनकम जोड़ देंगे तो हम टोटल इनकम पे पहुंच जाएंगे। ये कॉशन का मामला है, क्योंकि आप हाउस प्रॉपर्टी निकाल के छोड़ देते हो, ये दिक्कत आ सकती है, ये दिक्कत नहीं करनी है। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन 25% का है ना, इसकी एनुअल वैल्यू नील होगी, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 40 भी। इंटरेस्ट इसका कितना मिलेगा सर? इंटरेस्ट हमने 3 लाख रुपए का पे किया है। ठीक है, 3 लाख का 25% कितना होता है सर? सर प्लीज कैलकुलेट कर लीजिए अपने कैलकुलेटर पे मेरे खातिर सर। 3 लाख का 25% आता है 75,000 रुपये। बट एक यहाँ पे सर क्या है, ये 2 ओनर है ना। अच्छा एक बड़ी बात, तो ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं अभी, यही घर है ना सर, इस घर के मान लीजिए 2 ओनर हैं, एक ओनर चलिए 3 ओनर है। तो जब ये जो डिडक्शंस मिलते हैं ना 25-30,000 या 1 लाख वाले, ये ओनर वाइज मिलते हैं, प्रॉपर्टी वाइज नहीं। 3 ओनर है तो तीनों को अलग अलग मिलेगा डिडक्शन, तीनों को अलग अलग मिलेगा, प्रॉपर्टी वाइज नहीं मिलता है, ओनर वाइज डिडक्शन मिलता है। आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर 30,000 की लिमिट है तो 30,000 की लिमिट 1 के लिए, 30,000 की लिमिट 2 के लिए, 30,000 की लिमिट 3 के लिए, इन तीनों की मिला के 30,000 नहीं है। आप क्या करते हैं, कई बच्चे सोचते हैं पूरी प्रॉपर्टी की 30,000 है। ना बाबा ना, 30,000 इसकी है, 30,000 इसकी है और 30,000 इसकी भी है, क्योंकि ये ओनर वाइज मिलता है। अगर केवल 2 ओनर होते और कुछ ये सिनेरियो होता, केवल 2 ओनर होते और कुछ ये सिनेरियो होता सर कि ये इतना बड़ा पोर्शन एक ओनर का है और ये एक ओनर का है, तो भी डिडक्शन 30,000 इसको मिलते और 30,000 इसको मिलते। ओके सर, समझ में आ गया सर? ओनर वाइज मिलता है सर, हमको समझ में आ गया। चलो मैं आया तो अच्छी बात है। क्वेश्चन करें आप? हाँ सर करते हैं। इंटरेस्ट अगर सर आधा आधा मिलेगा, पहली बात तो दोनों भाई को, अरुण को और विमल को, 75,000 का आता है, तो आधा आधा हर भाई के हिस्से में 37,500 आता है। बट मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 की मिल सकती है, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2019 के पहले का है। देखो बीइंग 25% ऑफ 1.5 लाख, 1.5 लाख की जगह यहाँ पे क्या आप समझो, 3 लाख का 25% समझो, उसको डिवाइड बाई 2 कर दो। इन्होंने 3 लाख का आधा ही कर दिया, पहले 1.5 लाख कर दिया। रिस्ट्रिक्शन मैक्सिमम 30,000 फॉर ईच को ओनर, तो 30,000 की रिस्ट्रिक्शन दी गई, क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट हुआ था बिफोर 1/4/2019 और हेंस इट इज एज्यूम्ड दैट द लोन वाज टेकन बिफोर 1/4/2019। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लॉस आ गया 30,000। यहां तक तो 1% प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अब लेट आउट प्रॉपर्टी का क्या होगा ये हम देखते हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गए। लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए हम कर रहे हैं वर्किंग नोट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी।
ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आएगी? ग्रॉस एनुअल वैल्यू सर आएगी म्युनिसिपल वैल्यू और एक्चुअल, विच एवर इज हायर। म्युनिसिपल वैल्यू सर 9 लाख थी, तो 9 लाख का 75% लेंगे, जो लेट आउट पोर्शन है वो लेंगे। 9 लाख का 75% 6,75,000 है, और एक्चुअल रेंट सर 12,000 इंटू 6/12 और 12 चौक 48,000 जो हमको नहीं मिल पाया था वो है। पूरी प्रॉपर्टी की हम ले रहे हैं, पूरे 75% पोर्शन की ले रहे हैं, दोनों भाइयों की अलग अलग नहीं ले रहे हैं। पूरे 75% की जब आ जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो दोनों भाइयों में बांट देंगे। ठीक है सर। यहाँ पे 8,16,000 आ गया। ये इन दोनों में हायर लेते हैं, कई बार बताया, तो 8,16,000 आ जाएगा। बट म्युनिसिपल टैक्सेस जो 75% है, 1,80,000 का 75% अलाउ हो गया, 1,35,000। उसके बाद नेट असेट वैल्यू आ गया 6,81,000 रुपए। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकती आपको। 24 में डिडक्शन 30% मिल जाता है, 6,81,000। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द हाउस, सर कितना इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन फॉर द हाउस? एक्चुअल अलाउड होता है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगती है। तो 3 लाख का 75% मेरा लेट आउट पोर्शन का, तो 3 लाख का 75% 2,25,000 पूरा अलाउड हो गया। इट मीन्स 2,04,000 और 2,25,000 जोड़ दिए तो 4,29,300 आ गया, जो 6,81,000 में से डिडक्ट हो जाएगा। 2,51,700 इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी आया। सर लेकिन ये प्रॉपर्टी 2 भाइयों की है, तो दोनों को डिवाइड कर दो। 2,51,000 2,51,700 डिवाइड बाई 2 अगर आप करते हैं तो 1,25,850 की इनकम एक भाई के हाथ में आएगी। एक भाई के हाथ में इतनी इनकम आएगी। देखिए, तो लेट आउट प्रॉपर्टी से इनकम 1,25,850 की इनकम एक भाई के हाथ में आ रही है। अब हम केवल भाई नंबर अरुण की बात कर रहे हैं। हमने जो हो रहा है वही सेम दूसरे वाले भाई में हो रहा होगा, इसलिए हम अरुण की केवल बात करेंगे। अरुण को इतने का लॉस हुआ था, अरुण को ये लॉस हो रहा था, हाउस प्रॉपर्टी का ये लॉस, अरुण को हाउस प्रॉपर्टी का ये लॉस हो रहा था, और अरुण को हाउस प्रॉपर्टी की ये इनकम हो गई। तो ये सेट ऑफ हो गया। सेट ऑफ होने के बाद 30,000 डिडक्ट होने के बाद 95,850 रुपए अरुण को क्या हो गई? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई। अब अरुण की अदर इनकम भी दी हुई है। अरुण की अदर में 2,90,000, तो 2,90,000 अदर इनकम जोड़ दिए तो टोटल इनकम आ गई 3,85,850 रुपए। सेम कंडीशन इनकी भी अदर इनकम 1,80,000 दी है, टोटल 2,75,850 रुपए। इस तरीके से अरुण और विमल की हमने हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम निकाल दी और टोटल इनकम भी हमने निकाल दी है। क्लियर है? क्लियर है सर। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ सर, अगला कोई क्वेश्चन अब है नहीं, तो हाउस प्रॉपर्टी ये जो हेड था आपका, ये देखो हाउस प्रॉपर्टी जो भी हमने पढ़ा ना, ये सच बताएं तो फ्री के नंबर देता है, और आपको पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 3 से 4 चीज़ें हैं जो मैंने शुरुआत में बता दी, इसके ऊपर इसमें कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, इसको करने में टाइम कम लगता है। तीसरी बात, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% वाला ये जो है ना, इसमें दिमाग ही नहीं लगता, डायरेक्ट करते हैं और लेट आउट होते तो एक्चुअल रेंट जाता है, कुछ भी नहीं है। चौथी बात, इसमें कोई मल्टीपल फॉर्मेट नहीं बनते हैं, केवल एक ही फॉर्मेट बनता है, मल्टीपल फॉर्मेट नहीं बनता है। जो मैंने आपको क्लास पेज नंबर 2 में जो आपको दिखाया फॉर्मेट, सिर्फ और सिर्फ यही एक फॉर्मेट बनता है, मल्टीपल फॉर्मेट इसमें बन ही नहीं सकता है, सिर्फ यही एक फॉर्मेट बनता है। देखिए ये जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, इस मतलब सर इसकी प्रिपरेशन, इस चैप्टर की प्रिपरेशन रिस्पेक्टिवली बहुत ईजी पड़ जाती है। हाँ सर, बहुत ईजी पड़ जाती है। तो इसका आपको बेनिफिट उठाना है, इसको तैयार करना है, अपने झोली में डाल लेने, अपनी जेब में एश्योर कर लेने, बुक कर लेने आज की डेट में। ओके। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।